हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यू के बारे में सॉल्व किया था। पिछले जो भी 3 लेक्चर हमने डिस्कस किए उसमें लगभग 75 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू के हमने सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन, इन तीनों सेशन में मिलकर के 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसी प्रोसेस को आगे भी आज के लेक्चर में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम कुछ ऑब्स्टेट्रिकल क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वही आपको पैटर्न फॉलो करना है, अपना एक पेपर और पेन लेके आपको बैठना है। स्टूडेंट मोड में आ जाइए अब, ओके। जो थोड़ी देर इधर उधर घूम रहे थे या कुछ स्टूडेंट लेटे लेटे सुन रहे हैं तो वो सारा छोड़ दो। पहले भी मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको बैठना है एक स्टूडेंट के रूप में। ऐसा ही फील हो जैसे आप क्लास के अंदर बैठे हो, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए आज का अपना सेशन जो है वो एमसीक्यू का स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ट्रू अबाउट रिट्रैक्शन प्रोसेस। जो रिट्रैक्शन प्रोसेस है इसके बारे में क्या चीज़ जो है वो ट्रू पूछा हुआ है कि रिट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में क्या चीज़ जो है वो ट्रू है, मतलब सही चीज़ अपन को इसमें से जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसमें ऑप्शन की अपन बात करें, अच्छा रिट्रैक्शन के बारे में हमने लेबर की प्रोसेस के अंदर डिस्कस जो है वो किया था। अगर आपको याद हो कि लेबर की प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेज के इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इवेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर उसके अंदर हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले आता है फंडल डोमिनेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो वहीं से ये क्वेश्चन है अबाउट द रिट्रैक्शन। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि यूट्रस के दो सेगमेंट है, उसमें अपर यूटेराइन सेगमेंट, उसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, और लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उसको पोलैरिटी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। तो वही जो अपर यूटेराइन सेगमेंट है, उस अपर यूटेराइन सेगमेंट में जो रिट्रैक्शन की प्रोसेस हो रही है, यानी अपर यूटेराइन सेगमेंट, रिलैक्सेशन नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, रिलैक्सेशन नहीं, रिट्रैक्शन के बारे में पूछा हुआ है। रिलैक्सेशन आफ्टर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो रिलैक्सेशन की बात तो अपन कर ही नहीं रहे, तो रिलैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से पहला जो अपना आंसर है वो पहला आंसर जो है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन जो है वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि अपन रिट्रैक्शन पूछ रहे हैं तो रिलैक्सेशन हटा देना है, ये ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। आपका जो भी आंसर है वो रेडी रखो आप, अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। मतलब बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है मेरे साथ साथ रीड करना है, और उसके बाद में उसके जो भी आपका आंसर है वो आप अपना नोट करते रहो, जो पहले मैंने आपको बता रखा है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं इसके अंदर, इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन अपर यूटेराइन सेगमेंट एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। तीसरा है, द मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूटेराइन बिकम शॉर्टर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है, कॉन्ट्रैक्शन हमेशा किसमें होंगे, मस्कुलर लेयर, और यूट्रस की मस्कुलर लेयर कौन सी है सर, मायोमेट्रियम है, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो देखो दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है बी के अंदर, इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इंटेंसिटी की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही है, किसके बारे में पूछ रहे हैं सर, रिट्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, इंटेंसिटी की बात नहीं करेंगे हम। तीसरा, तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत हो गया, इंटेंसिटी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, द मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूटेराइन बिकम, यूट्रस का जो अपर सेगमेंट है उसमें हमने पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, वो एक्टिव सेगमेंट होता है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में सर्कुलर मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, वो पैसिव सेगमेंट होता है। अगर याद हो तो ये सारी चीज़ें पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है। अब याद नहीं है तो प्रॉब्लम किसका है, ये आपका प्रॉब्लम है। यही जो सारी चीज़ें पढ़ा था वो देखो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपन, यही एमसीक्यू होते हैं, नथिंग इसके अलावा कुछ और एमसीक्यू नहीं रहते हैं, यही एमसीक्यू का मीनिंग रहता है। तो तीसरा ऑप्शन है, द मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूटेराइन बिकम शॉर्टर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। वॉइस आ रही है आपको मेरी? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है विच इज ट्रू अबाउट रिट्रैक्शन, रिलैक्सेशन आफ्टर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तीसरा इसके बाद है द मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूटेराइन बिकम शॉर्टर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। और चौथा है द पेस मेकर इन द राइट कॉर्नर ऑफ द यूट्रस। ये 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन आज का अपना, विच इज ट्रू अबाउट रिट्रैक्शन, तो हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर के दौरान, सॉरी फर्स्ट स्टेज, इसके इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेज के इवेंट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फंडल डोमिनेंस होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के अलावा, नेक्स्ट इसके बाद हमने डिस्कस किया था सर्वाइकल इफेसमेंट, फिर सर्वाइकल डायलेशन। ये जो है वो सारी चीज़ें हमने फर्स्ट स्टेज के इवेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो इसके अंदर रिट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में पूछा है, तो हमने पढ़ा था कि अपर यूटेराइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और
रिट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है। ये चीजें जो है वो हमने डिस्कस किया था। तो देखिए रिट्रैक्शन के बारे में सही क्या है वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। पहला है रिलैक्सेशन आफ्टर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन तो बिल्कुल नहीं है, इसको क्रॉस कर दिया, ये अपना आंसर जो है वो नहीं है। दूसरा क्या है इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इंटेंसिटी की बात भी यहाँ पर नहीं हो रही है, इसको भी कट कर देंगे, ये आंसर नहीं रहेगा। इंटेंसिटी की बात हो ही नहीं रही, बात किसकी हो रही है, रिट्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। तीसरा इसके बाद क्या है, द मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूट्राइन बिकम शॉर्टर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ये तीसरे के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो कुछ कुछ चीजें आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि अपर यूट्राइन सेगमेंट जो है वो एक्टिव होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पैसिव होता है, अपर में कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन होता है, लोअर में रिलैक्सेशन होता है। अपर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स फाइबर छोटे होते हैं, शॉर्ट, क्योंकि हर बार कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, रिट्रैक्शन होगा तो मसल्स फाइबर की लंबाई कम होती जाएगी। चौथा ऑप्शन क्या है, द पेस मेकर इन द राइट कॉर्नर ऑफ द यूट्रस, ये पेस मेकर के बारे में लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ए बी और डी ये तो इसके आंसर है नहीं, तो फिर इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। और यही रिट्रैक्शन का मतलब होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वॉइस आ रही है आपको अच्छे से? ओके तो द मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूट्राइन बिकम शॉर्टर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे अपर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे ही हमने पढ़ा था अपर यूट्राइन सेगमेंट कभी भी पूरी तरीके से रिलैक्स जो है वो नहीं होता, लगातार कॉन्ट्रैक्शन होते जाएंगे, मसल्स फाइबर की लंबाई कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाती है, पूरी तरीके से रिलैक्स जो है वो कभी भी नहीं होता है। यही मीनिंग किसका होता है, रिट्रैक्शन का, और यही डेफिनेशन जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्लियर है आपको ये डेफिनेशन? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मायोमेट्रियम ऑफ द अपर यूट्राइन बिकम्स शॉर्टर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिट्रैक्शन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में है, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में अपना है सेकेंड क्वेश्चन, आज के अपने सेशन का दूसरे क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास है, ए 25 ईयर ओल्ड G3, देखो ग्रेविडा कितना दे रखा है इसका सर, 3 दे रखा है, P1+1 एट 35 वीक इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, 25 साल की फीमेल की एज है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ग्रेविडा इसका कितना है, 3 है, ग्रेविडा 3 है। ये हमने डिस्कस किया था कि प्रेगनेंसी जो है, यानी कि ये फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट है, थर्ड टाइम जो है वो प्रेगनेंसी है। फिर क्या लिखा हुआ, P1+1, इस 1+1 के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि एक पैटर्न डॉक्टर ये भी फॉलो करते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने एक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, PA+B इस टाइप से लिखते हैं। तो ग्रेविडा 3 है। इसके अलावा इसके अंदर अपन बात करें तो इस फीमेल के अंदर एक जो है वो लाइव है और एक कौन सी अबॉर्शन वाली कंडीशन, 35 वीक सेकेंड स्टेज है। कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं इस फीमेल के अंदर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। स्टेशन कितना है इसका सर, +2 स्टेशन है। स्टेशन इस फीमेल का कितना है, +2 है, और पुशिंग फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से पुशिंग एफर्ट्स जो है वो लगा रही है, इसके बारे में अपन बात करें। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैटरनल एग्जॉस्टन अकर एंड यू कंसर्न अबाउट फीटल डिस्ट्रेस, मदर को एग्जॉस्ट होने लग गया है और क्या प्रॉब्लम हो रही है, फीटल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रही है। देखो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों की अपन बात करें जो अपन को ढूंढना है, एक तो ये है कि ग्रेविडा तीसरा है, नेक्स्ट इसके बाद में प्रेगनेंसी कितनी है, 35 वीक की है और सेकेंड स्टेज के अंदर है। कौन सी स्टेज में, सेकेंड स्टेज में फीटस का क्या होता है, एक्सपल्शन होता है। फर्स्ट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो 35 वीक यानी प्रीटर्म डिलीवरी हो रही है। सेकेंड स्टेज के अंदर लेबर चल रहा है। स्टेशन कौन सा आ गया, +2 आ गया। +2 का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि सर फीटस का हेड जो है वो स्चिल स्पाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ गया, ये हमने डिस्कस किया था +2 के बारे में। फिर लिखा हुआ है वो पुशिंग एफर्ट्स लगा रही है, मदर के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज बियरिंग डाउन एफर्ट, कितना है, 2 आवर्स से पुशिंग एफर्ट्स लगा रही है। मैटरनल एग्जॉस्टन अकर एंड यू कंसर्न अबाउट फीटल डिस्ट्रेस, यानी मदर एग्जॉस्ट हो रही है, अब मदर से एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं और फीटस में भी क्या आ रहा है, डिस्ट्रेस आ रहा है। वो हार्ट रेट से पता चल रहा है कि फीटल हार्ट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें उनको क्वेश्चन में दी हुई है। आंसर आपको ये 4 ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर रेडी रखना है, क्या आपका आंसर है। तो इसके हिसाब से पहला इसके अंदर दे रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट डिवाइस। तो इस कंडीशन में अब क्या करना पड़ेगा, देखो अब नॉर्मल चीज़ तो रही नहीं है, तो कुछ ना कुछ मेजर्स अप्लाई करके अब डिलीवरी को परफॉर्म कराना पड़ेगा। तो इसमें सीधा सीधा क्या लिखा है, फोर्सेप्स की सहायता से होगी या वैक्यूम की सहायता से होगी। मदर डिलीवर नहीं कर पा रही है तो या तो फोर्सेप अप्लाई करना पड़ेगा या वैक्यूम। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है लो फोर्सेप का यूज करेंगे, दूसरा मिड फोर्सेप, तीसरा सॉफ्ट कफ वैक्यूम और चौथा कौन सा है, पाइपर फोर्सेप। इन चारों में से अगर अपन बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, अपना आंसर रेडी रखिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें से पर आंसर की बात करें, देखो इस आंसर के लिए इसके ऊपर फोकस करना है, ये +2। किसके ऊपर फोकस करेंगे आप, +2 के ऊपर जो है वो आपको फोकस करना है। अगर आपको याद हो तो फोर्सेप्स डिलीवरी के अंदर हमने डिस्कस किया था, फोर्सेप्स डिलीवरी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था सर, फोर्सेप्स डिलीवरी के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, आपने पढ़ाया भी था फोर्सेप्स डिलीवरी के अंदर टाइप्स अलग अलग मैंने बताए थे कि एक तो हाई फोर्सेप डिलीवरी होती है, एक मैंने बताया था मिड फोर्सेप डिलीवरी, एक बताया था लो फोर्सेप और एक बताया था आउटलेट फोर्सेप। और मैंने आपको ये बोला था कि इसमें यही याद रखना है कि कौन से स्टेशन पे कौन सी डिलीवरी जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या मेंशन किया था, सबसे पहले हमने मेंशन किया था कि सर, सबसे पहले मेंशन किया था हाई फोर्सेप्स डिलीवरी, अगर माइनस में स्टेशन है तो हाई फोर्सेप डिलीवरी करेंगे। फिर मैंने क्या लिखा था, मिड फोर्सेप डिलीवरी लिखा था, 0 और +1 इसके लिए लिखा था मिड फोर्सेप डिलीवरी। उसके बाद मैंने लिखा था +2 और +3 इसके लिए अपन कौन सी करते हैं, लो फोर्सेप डिलीवरी करते हैं। और लास्ट में +4 और +5 इसके लिए हमने कौन सा लिखा था, आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी जो है वो लिखा था। ये 4 प्रकार का अपन ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द स्टेशन। अगर आपको याद है तो आपका आंसर आपके पास रेडी होगा, वो थ्योरी याद है तो उसी के हिसाब से आंसर है। तो अगर मैंने बोल दिया पहला है लो फोर्सेप, लो फोर्सेप कौन से स्टेशन पर करते हैं सर, +2 और +3 वाले स्टेशन पर लो फोर्सेप डिलीवरी करते हैं, ये पढ़ा था हमने। मिड फोर्सेप डिलीवरी कब करते हैं सर, मिड फोर्सेप डिलीवरी करते हैं 0 और +1 स्टेशन पर मिड फोर्सेप डिलीवरी करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। वैक्यूम डिलीवरी की आवश्यकता रहेगी नहीं इसके अंदर, वैक्यूम की सहायता से नहीं, फोर्सेप की सहायता से डिलीवरी जो है वो परफॉर्म कराएंगे। वैक्यूम का इस्तेमाल जो है वो क्यों नहीं करेंगे सर, वैक्यूम से तो डिलीवरी करा सकते हैं, ये भी तो हो सकता है आंसर, सी भी तो हो सकता है, सी क्यों नहीं है, सी इसलिए नहीं है, अब देखो ये लिखा हुआ है कितने वीक की प्रेगनेंसी है सर, 35 वीक की प्रेगनेंसी है। तो याद करो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर प्री टर्म बेबी है तो वैक्यूम डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, याद आया, एक ही पॉइंट लिखा था हमने, प्री टर्म डिलीवरी में अगर प्री टर्म बेबी है तो वैक्यूम का यूज़ नहीं करेंगे, हमने पढ़ा था। प्री टर्म बेबी है तो फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। वैक्यूम का केवल एक ही लिखा था हमने कि वैक्यूम डिलीवरी की कंडीशन में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए तब वैक्यूम डिलीवरी होती है। तो चूंकि ये प्रेगनेंसी कितने वीक का है सर, 35 वीक का है, प्री टर्म है ये, और वैक्यूम का यूज जो है, वैक्यूम डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्री टर्म, प्री टर्म बेबी की कंडीशन में वैक्यूम डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। मिड फोर्सेप 0 और +1 पर होती है, यहाँ स्टेशन +2 है तो ये भी इसका आंसर नहीं है। पाइपर फोर्सेप का यूज़ नहीं कर रहे, ये कौन सी कहलाएगी, लो फोर्सेप्स डिलीवरी कहलाएगी। ये फोर्सेप पाइपर तो एक आर्टिकल हो गया, लेकिन +2 पे जो डिलीवरी करवा रहे हैं वो कौन सी कहलाती है, लो फोर्सेप्स डिलीवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट जिससे अपना आंसर मिला, कौन सा, एक 35 वीक, तो इससे पता चल गया कि प्री टर्म में वैक्यूम डिलीवरी नहीं होगा, और दूसरा कौन सा, +2 स्टेशन, तो फिर ये कौन सी है, लो फोर्सेप डिलीवरी, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन की अपन बात करें, तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, इफेक्ट ऑफ लेबर डिस्टोकिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, किसके बारे में पूछा हुआ है सर, लेबर डिस्टोकिया के बारे में पूछा हुआ है। एक अपन ने पढ़ा था नॉर्मल लेबर और एक पढ़ा था एबनॉर्मल लेबर। व्हाट इज नॉर्मल लेबर, यूटोकिया, और एबनॉर्मल लेबर को हमने क्या बोला था, डिस्टोकिया बोला था। तो डिस्टोकिया दिस इज एबनॉर्मल लेबर, इसके बारे में पूछा है। तो इफेक्ट ऑफ लेबर डिस्टोकिया मतलब एबनॉर्मल लेबर के क्या इफेक्ट आ रहे हैं, एक्सेप्ट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, और इस वजह से अपने को क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी हम जल्दी जल्दी में क्या कर लेते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं। देखो एक्सेप्ट पूछा है, मतलब इन चारों में से कोई एक चीज़ नॉर्मल लेबर की है और बाकी तीनों जो है वो एबनॉर्मल लेबर की है। तो इसने इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लेबर पूछा है, तो 3 तो एबनॉर्मल लेबर के इफेक्ट है, एक किसका है, नॉर्मल लेबर का है, और वही इफेक्ट जो है वो आपको इसमें से आपका आंसर रहेगा, क्योंकि पूछा क्या, एक्सेप्ट मतलब के अलावा एबनॉर्मल लेबर के इफेक्ट है, 3 तो है, एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, कोरियोएम्नियोनाइटिस, यूटेराइन रप्चर, रीएश्योरिंग फीटल हार्ट रेट और पेल्विक फ्लोर इंजरी। अगर लेबर डिफिकल्ट होता है, आपको इसका आंसर नहीं पता है, आप अपनी तरफ से आंसर लिख लो,
फिर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपका इसका आंसर नहीं पता है, तो देखो अपन ऑप्शन देख के भी बहुत बार अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन देख के? अगर अपन बात करें, नहीं पता आपको, लेकिन एक तुक्का मारने वाली बात बोलते हैं ना अपन, तो अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो उसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है, तुक्का भी ऐसे ही नहीं लगता है। देखो एक पहला लिखा हुआ कॉरियन एम्नियोनाइटिस, कॉरियन और एम्नियन का इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो रहा है मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। ITIS किसको इंडिकेट करता है सर? इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। तो कॉरियन और एम्नियन फीटल मेम्ब्रेन और इनका इन्फ्लामेशन, ये अपने आप में एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। ठीक है, एबनॉर्मल का ही पूछा हुआ है, पहला एबनॉर्मल कंडीशन है। दूसरा कौन सा? यूट्राइन रप्चर, क्या लेबर की प्रोसेस में यूट्राइन रप्चर होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होना चाहिए, ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है, यूट्रस का रप्चर। तीसरा क्या है? रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट, रीअश्योरिंग का मतलब क्या है? नॉर्मल फीटल हार्ट रेट। अगर आपको याद हो CST और NST अपन ने पढ़ा था, रीअश्योरिंग, ठीक है, NST के अंदर पढ़ा था, NST जो है वो रिएक्टिव है, रीअश्योरिंग है मतलब फीटस इज वेल इनसाइड द यूट्रस। रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट रेस हो रही है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नॉर्मल लेबर को इंडिकेट करता है, ये नॉर्मल है। कैसा? ये नॉर्मल है। और चौथा क्या है? पेल्विक फ्लोर इंजरी, तो देखो इंजरी हो रहा है, रप्चर हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अगर आपको आंसर नहीं पता तो ऐसे दिमाग लगा सकते हो। तीन चीजें तो प्रॉब्लम वाली हो गई, पूछा भी क्या है? प्रॉब्लम वाला पूछा है। एक नॉर्मल है और एक्सेप्ट करके अपन से पूछा है, तो तीन तो नॉर्मल है जो कि डिस्टोकिया में होते हैं। तो एक बचा हुआ ये नॉर्मल वाला, ये इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? C। पूछा है क्या? एक्सेप्ट पूछा है। तो देखो ये एबनॉर्मल लेबर, ये एबनॉर्मल लेबर, ये एबनॉर्मल लेबर, डिस्टोकिया, ये कैसा है? नॉर्मल है। फीटल हार्ट रेट सही आ रहा है मतलब नॉर्मल लेबर की अपन बात करेंगे। तो इस टाइप से अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो तीन चीज़ें एक जैसी हो गई, एक अलग हो गया। वैसे भी आप अपना आंसर जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तुक्का भी लगाना है तो उसमें भी थोड़ा दिमाग जो है वो लगाना पड़ता है। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसके बाद में नंबर 4 आज का अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल, यानी लेबर के अंदर एक अपन ने पढ़ा था फॉल्स लेबर पेन और एक बनना ट्रू लेबर पेन अपन ने पढ़ा था। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहे हैं सर? ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पूछ रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको दिमाग में फिट करते रहो, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है, जो मैं हर बार आपसे बोलता हूँ उसी के हिसाब से आपको चलना है। तो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल, एक्सेप्ट पूछा है। अगेन देखो किस वर्ड के ऊपर फोकस करना है? एक्सेप्ट वर्ड के ऊपर आप फोकस करोगे। इस क्वेश्चन का भी मतलब क्या है? तीन चीजें तो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन के बारे में है और एक जो है वो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की विशेषता नहीं है। और वो कौन सा है जो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की विशेषता नहीं है? वही इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा रहेगा। क्लियर है? एक बार फिर से सुनो, ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पूछा हुआ है, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की क्या विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो तीन तो उसकी विशेषताएं है और एक उसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो मल्टीपल दे रखे हैं, 6 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन 6 में से अगर आपको ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, वैसे भी दे सकते हैं। इनमें से आपको केवल एक ही चूज करना है। तो 6 में से 5 जो है चीज़ें वो तो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की विशेषता है और एक जो है वो ट्रू कॉन्ट्रैक्शन की विशेषता जो है वो नहीं है। क्लियर है? तो इसकी अपन बात करें, ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। आप अपना आंसर रेडी रखिए, क्या आपका आंसर है? नंबर 1, अकर्स एट रेगुलर इंटरवल, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल्स पर होते हैं। पहला ये है। अब आपको मैंने पढ़ा दिया है तो आप अपना दिमाग लगाइए, सही है कि गलत है। आपने अपना आंसर रेडी रख लिया है तो आपने ये ऑप्शन पढ़ के अपना आंसर रेडी रखा है। पहला ऑप्शन क्या है? रेगुलर इंटरवल पर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ट्रू कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। नेक्स्ट वन, इंटरवल गेट ग्रेजुअली स्मॉलर, धीरे धीरे इंटरवल जो है वो क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटेंसिटी इंक्रीज, इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जाती है, तीव्रता बढ़ती जाती है। और इंटरवल जो है यानी कॉन्ट्रैक्शंस जल्दी जल्दी रिपीट होते जाते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन, लगातार होंगे कॉन्ट्रैक्शन, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लेबर का कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो बहुत जल्दी रिपीट होते जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन, इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलेगा पेन और ज़्यादा होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होने लगेंगे तो मदर को पेन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसके अलावा चौथा ऑप्शन क्या है? पेन फेल्ट इन द बैक एंड एब्डोमेन, बैक और एब्डोमेन में पेन होगा, मतलब लोअर एब्डोमेन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का पेन जो है वो लेबर के टाइम पर होगा। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? पेन स्टॉप विथ सिडेशन, ये पेन जो है वो सिडेशन यानी सिडेटिव मेडिकेशन देने पर स्टॉप हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है सर्विक्स का डायलेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको लेबर पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि ट्रू लेबर पेन क्या होता है, फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। अगर वो आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बिल्कुल सही जो है वो रेडी होगा, वो याद है तो। देखिए वो जो हमने पढ़ा था ट्रू लेबर पेन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ी थी कि ट्रू लेबर पेन जो है वो सीवियर पेन होता है,
इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जाती है, कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो लगातार बढ़ते जाते हैं, पेन लगातार बढ़ते जाते हैं। फिर उसमें पढ़ा था सर्विक्स का डायलेशन भी होता है, फिर अपन ने पढ़ा था सर्विक्स का इफेसमेंट भी होता है, फिर अपन ने पढ़ा था शो भी होता है, और ये पेन अब कम नहीं होता, लगातार बढ़ता जाता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसकी पढ़ी थी सर? ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसका हमने डिस्कस किया था? ट्रू लेबर पेन का। देखो पहला रेगुलर इंटरवल पर होता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू लेबर पेन में होता है। इंटरवल ग्रेजुअली स्मॉलर, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते जाते हैं तो टाइम कम होता जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू लेबर पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा इसके बाद के लिए वो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, बिल्कुल सही है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे पेन भी लगातार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, पेन फेल्ट इन द बैक एंड एब्डोमेन, बैक में और एब्डोमेन में पेन होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। लोअर एब्डोमेन और बैक के अंदर पेन होता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस वाला, ये भी सही है। नेक्स्ट ई वाला जो ऑप्शन है, पेन स्टॉप विथ सेडेशन, पेन स्टॉप हो जाएगा किसके साथ में? सेडेशन के साथ में। एक ऑप्शन ये आ गया आपके पास। पांचवा, सेडेटिव दवाई देंगे तो पेन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। लास्ट लिखा हुआ सर्विक्स का डायलेशन, सर सर्विक्स का डायलेशन भी होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ई है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ई, यानी ए बी सी डी और एफ ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? ट्रू कॉन्ट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए बी सी डी और एफ ट्रू कॉन्ट्रैक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और हमने पढ़ा था कि ट्रू लेबर पेन एक्टिविटी मूवमेंट इनके साथ भी सबसाइड नहीं होता है, लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई है। ई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ट्रू लेबर पेन का। क्लियर है? तो ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है और ये इसका आंसर है। अब इसके लिए आपको लेबर पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता थी तो इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन है व्हेन डू यू हैव योर पेशेंट कॉल यू, यानी आप नर्सेस हो, कोई पेशेंट है, रेगुलर आपने उसको देखा है, एंटीनेटल विजिट्स किया है, तो उस पेशेंट को आप क्या कह के रखेंगे कि आपको मुझे कब कॉल करना है? मतलब लेबर का टाइम आ गया है, डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो कैसे साइन सिम्टम आने पर, कैसी परिस्थिति होने पर या क्या डिस्कम्फर्ट होने पर आपको मुझे कॉल करना है इमीडिएटली, यानी कि ये लेबर का टाइम, डिलीवरी का टाइम जो है वो हो गया है। तो ऑप्शन अपन रीड करते हैं, आपका आंसर भी आपको रेडी रखना है कि पेशेंट को डॉक्टर को कॉल करने के लिए कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब उसमें डिलीवरी के साइन सिम्टम आने लग जाएंगे। क्या साइन सिम्टम है उसी के बारे में पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन 511, पहला क्या लिखा हुआ है? 511। अपना आंसर रेडी रखिए आप ये ऑप्शन पढ़ने के साथ में। 511 इसकी अपन बात करें तो 511 के अंदर क्या है? कॉन्ट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली एवरी 5 मिनट। 5 का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हर 5 मिनट में हो रहा है। 5 मिनट 5 मिनट उसके बीच में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? 1 लास्टिंग फॉर 1 मिनट। एक कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए हो रहा है? 1 मिनट के लिए हो रहा है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए तो 60 सेकेंड्स, 1 मिनट के लिए लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। 1 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, उसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट तीसरा जो 1 लिखा हुआ उसका क्या मतलब है? फॉर 1 आवर, 1 घंटे से ये प्रोसेस चल रही है। तो फीमेल में पिछले 1 घंटे से हर 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए हो रहा है? 1 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हो रहा है। देखो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन 1 मिनट तक होता रहेगा। 1 मिनट के बाद फिर 5 मिनट बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते रहेंगे? रिपीट जो है वो होते रहेंगे। वॉइस क्लियर आ रहा है? सही चल रहा है? तो इसके बारे में बता रहा हूँ 511। तो इसमें है कॉन्ट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली एवरी 5 मिनट, लास्टिंग फॉर 1 मिनट फॉर 1 आवर। क्लियर है? इस टाइप से अपन ये 511 का मतलब तो ये हो गया। तो इस टाइम पर फीमेल को कॉल करना चाहिए डॉक्टर को। पहला तो ये हो गया, ये सही है गलत है वो भी आप आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है इसका, सडन गश ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना और ए कांस्टेंट लीकेज और वेटनेस। सडन गश ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना से बहुत तेज अचानक ही फ्लूइड बाहर निकल रहा है। अब इस लाइन से आप समझ गए हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड है ये, और ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या हो गई? रप्चर हो गई है। सिंपल सही है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर, फ्लूइड का लीकेज हो रहा है, तो इस कंडीशन में कॉल करना है, यानी कि अब लेबर की प्रोसेस होगी। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरे ऑप्शन की अपन बात करें, वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लडी शो हो रहा है। शो की डेफिनेशन हमने लिखा था, याद होना चाहिए, पढ़ा सारा सब कुछ पढ़ा हुआ अपन ने, वही अपन क्वेश्चन के रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं।
थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। शो अपन ने पढ़ा था, ब्लड मिक्स्ड आता है किसके साथ में, सर्वाइकल म्यूकस के साथ में, इसी को अपन क्या बोलते हैं, शो बोलते हैं। सर्वाइकल म्यूकस प्लग के साथ में ब्लड मिक्स आता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ट्रू लेबर पेन की। तो ये चीज हो रही है तो भी इन्फॉर्म करना है। चौथा ऑप्शन क्या है, डिक्रीज इन फीटल मूवमेंट, किक काउंट शुड बी 10 किक्स इन 2 आवर्स, 10 किक हो रहे कितने घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर। और लास्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो है वो क्या रेडी रखना है। मैं आपको अपना आंसर बता रहा हूँ, इसका सही आंसर जो है बता रहा हूँ कि पेशेंट को डॉक्टर को कॉल करना है किस कंडीशन में। ये पहला हो गया 5 मिनट में बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, दूसरा हो गया एम्नियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो रहा है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, ब्लडी शो भी अपीयर हो रहा है, और ब्लडी शो आ रहा है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लेबर पेन। और ट्रू लेबर पेन आ गया मतलब अब तो हॉस्पिटल जाना ही जाना है। एम्नियोटिक मेम्ब्रेन भी रप्चर होगी, और डिक्रीज इन फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। फीटल मूवमेंट कम हो रहे हैं क्योंकि एंगेजमेंट की प्रोसेस हो गई है, इसलिए वो फीटल मूवमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये सारे ही सही है, ए बी सी डी। तो आंसर क्या आएगा इसका, ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इन सब कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, मतलब लेबर का टाइम आ गया है, डिलीवरी की प्रोसेस होगी, तो डिले नहीं करना, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होना। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ नर्स नोट्स द फॉलोइंग। अच्छा, पिछले लेक्चर के अंदर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, और इस क्वेश्चन के अंदर ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने आंसर वगैरह सारा पढ़ लिया था, और आंसर वगैरह पढ़ने के बाद में कुछ बच्चों की क्वेरीज भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड था, कुछ डाउट्स थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ज़्यादातर का ये डाउट था कि सर ये हार्ट रेट पल्स रेट इस हिसाब से बढ़ा हुआ है, नेजल फ्लेयरिंग है, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन वगैरह भी देखने को मिल रहा है, ग्रंटिंग वगैरह भी है, तो सर ये तो आरडीएस के साइन सिम्टम हो गए। किसके साइन सिम्टम हो गए, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो अपन पढ़ते हैं पीडियाट्रिक के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आरडीएस का प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बच्चे में रेस्पिरेशन का एस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाना, न्यूनेटल एस्फेक्सिया के रूप में भी आरडीएस देखने को मिल सकता है। तो उनका ये डाउट था कि सर ये तो सारे नॉर्मल थोड़ी आरडीएस के अंदर आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने प्रीवियसली सॉल्व किया था, इमीडिएट आफ्टर बर्थ द नर्स नोट्स द फॉलोइंग ऑन ए मेल न्यूबॉर्न, रेस्पिरेशन कितना है सर, 78 है। इसका रेस्पिरेशन कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, ओके, रेस्पिरेशन इज 78। पल्स रेट, हार्ट रेट कितना आ रहा है, 160 बीट्स पर मिनट का आ रहा है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, और लिखा हुआ है ग्रंटिंग, इमीडिएट आफ्टर बर्थ है। कब की कंडीशन है ये, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ की अपन बात करें। फिर मैंने आपको बताया था जन्म के तुरंत बाद एक फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, फिर उसके बाद बताया था पीरियड ऑफ नॉन रिएक्टिविटी, और तीसरा मैंने पढ़ा था सेकंड पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। इसका टाइम पीरियड भी पढ़ा था कि पहला जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी है वो 15 मिनट से 1 आवर तक का हो सकता है, और आधे घंटे तक का भी अपन बात करते हैं, तो 15 मिनट से 1 घंटे का टाइम फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी अपन ने डिस्कस किया था। तो इसका आंसर जो है वो लिखा था अपन ने, रिकॉग्नाइज दिस एज नॉर्मल फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, ये इसका आंसर था। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर ये आरडीएस के साथ में है, आरडीएस के भी साइन सिम्टम इस टाइप से ही आते हैं। तो ये मैं दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन सब में बिल्कुल आरडीएस में भी यही सिम्टम आते हैं, वहाँ भी टैकीकार्डिया होता है, टैकीपनिया होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, इसके अलावा ग्रंटिंग, नेजल फ्लेयरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को जो है वो मिलती है, और 3-4 घंटे में और वर्स्ट होता जाता है, मतलब मैनेज नहीं करते हैं तो कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ती जाती है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइल्ड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, क्या वर्ड लिखा हुआ है, माइल्ड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ये वर्ड यहाँ पर नोट कर रखा है, माइल्ड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। अब जो आरडीएस और दूसरी अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर डिफरेंशिएशन की बात करो तो एक डिफरेंस वाला पॉइंट यही है कि इस कंडीशन में फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर कैसा रहेगा, माइल्ड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन रहेगा, जबकि आरडीएस की अपन बात करते हैं तो सीवियर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आता है। कैसा आता है, सीवियर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइल्ड या सीवियर, माइल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किसके लिए आएगा, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के लिए। अगर मैं इस माइल्ड को हटा के क्या लिख देता, सीवियर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन हो रहा है, तो आपका आंसर किधर की तरफ आ जाता, इधर की तरफ आ जाता, ये आरडीएस हो जाता। डिफरेंस समझ में आ रहा है। बाकी हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ता है, दोनों चीजें होती है। माइल्ड जो ये फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी है, इसके साइन सिम्टम में ही अगर अपन पढ़ते हैं फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, उसके अंदर
रेस्पिरेशन रेट जो है वो अप टू 80 तक मिल सकता है। रेस्पिरेशन रेट कितने तक मिल सकता है? 80 तक मिल सकता है। क्लियर है? दूसरा, इसके अलावा हार्ट रेट जो है वो 180 तक मिल सकता है। हार्ट रेट कितना मिल सकता है? 180 तक मिल सकता है। किस कंडीशन के अंदर? दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। अगर इससे ज्यादा वाली कंडीशन आ जाती है तो फिर अपन दूसरे की बात जो है वो करेंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर है रेस्पिरेशन रेट अप टू, रेस्पिरेशन रेट जो है वो कितना लिखा हुआ है इसके अंदर? 78। और हार्ट रेट जो है वो कितना? 160 लिखा हुआ है। 180 तक हो सकता है और रेस्पिरेशन जो है वो 80 तक मिलेगा। दूसरी अपन ने क्या लिखा? माइल्ड पूछा हुआ है, ये किसके अंदर आएगा? फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके अलावा और अगर डिफरेंस आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि ये जो फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी है इसके अंदर पेरिफेरल साइनोसिस होता है। क्या होता है इसके अंदर? पेरिफेरल साइनोसिस। ये देखने को मिलता है किसके अंदर? दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। और अबगार स्कोरिंग में पेरिफेरल साइनोसिस बहुत अच्छे से आपने डिस्कस किया होगा, पढ़ाया होगा सर ने। साइनोसिस, ब्लूनेस ऑफ द स्किन, स्किन का ब्लू कलर का होना। पूरी बॉडी ब्लू कलर की है तो वो सेंट्रल साइनोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल, जिसमें लिप्स, टंग, पेरियम्बलाइकल रीजन ये सारे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो देखो, लिप्स हो गया, टंग हो गया, ये अपना अम्लाइकस वाला रीजन हो गया, ये सारे कौन से पार्ट में आ रहे हैं? सेंटर पार्ट के अंदर आ रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? सेंट्रल साइनोसिस कहलाता है। इसके बाद पेरिफेरल साइनोसिस क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज ब्लू कलर का होना, वो पेरिफेरल साइनोसिस कहलाता है। और पेरिफेरल साइनोसिस में ही एक एक्रोसाइनोसिस भी आता है। वैसे तो दोनों एक ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस पूछे तो आपको याद रखना है। लास्ट टिप पॉइंट, ये जो फिंगर वाला पार्ट है, यहाँ तक ब्लड नहीं पहुंचना और इसका ब्लू कलर का अपीयर होना, ये कंडीशन क्या कहलाती है? एक्रोसाइनोसिस कहलाता है। तो पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा किसके अंदर? दैट इज फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। जबकि आरडीएस होता है उसमें सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है। कौन सा साइनोसिस आता है इसके अंदर? सेंट्रल साइनोसिस। आरडीएस के अंदर सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है। ये कुछ डिफरेंस वाले पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। माइल्ड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, यहाँ पर आएगा सीवियर इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इसके अलावा इसके अंदर पेरिफेरल साइनोसिस, इसके अंदर कौन सा आएगा? सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस पूरी बॉडी किस कलर की दिखाई देती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है। और ये अबगार स्कोरिंग में भी आपने पढ़ा है। सेंट्रल साइनोसिस में अबगार स्कोरिंग में कितना मार्किंग करते हैं सर? 0 मार्किंग करते हैं, ये आपने पढ़ा है। पेरिफेरल साइनोसिस में कितना मार्किंग करते हैं सर? 1 मार्किंग करते हैं। और फिर बच्चा जो है वो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, पूरा बेबी पिंक कलर का है, तो कितना मार्किंग करते हैं? 2 मार्किंग करते हैं। ये अबगार स्कोरिंग के अंदर आपने डिस्कस किया है। तो क्लियर है? तो जो बच्चों को, आपको कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, वो डाउट आई थिंक आपका क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी क्यों है। वो इस वजह से माइल्ड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन है, और ये आरडीएस और इसके अंदर डिफरेंसेस जो है वो रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना अगला क्वेश्चन जो है, after 4 hours of active labor, the nurse notes that the contraction of a primigravida client are not strong enough to dilate the cervix. टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया है सर? 4 आवर ऑफ एक्टिव लेबर की प्रोसेस हो गई है। कितना टाइम हो गया है? 4 आवर ऑफ एक्टिव लेबर। ये टाइम प्रोसेस जो होगा हो गई है। 4 आवर ऑफ एक्टिव लेबर जो है वो हो गया है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? द नर्स नोट्स दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रीमिग्रेविडा क्लाइंट आर नॉट स्ट्रॉन्ग। प्राइमिग्रेविडा फीमेल है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन इनफ नहीं है। कौन से कॉन्ट्रैक्शन? यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन बेबी को किधर पुश करते हैं? डाउनवर्ड पुश करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन इनफ जो है वो नहीं है, ये इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। मतलब जब तक कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं होंगे तब तक लेबर की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे होना जरूरी है। तो इसमें तो कॉन्ट्रैक्शन भी इनफ नहीं है। और क्या लिखा हुआ है? नॉट इनफ कॉन्ट्रैक्शन टू डायलेट द सर्विक्स। सर्विक्स को डायलेट करने के लिए जितने कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनफ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एंटीसिपेट डूइंग? तो इस कंडीशन में नर्स का क्या काम होगा? कुल मिला के ये क्वेश्चन है कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से लेबर की प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, तो नर्स का क्या एक्शन रहेगा, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर जो है, ऑप्शन आपके सामने है, आपका आंसर रेडी रखिए। 4 ऑप्शन है। प्रिपेयरिंग फॉर ए सिजेरियन सेक्शन फॉर फेलियर टू प्रोग्रेस, सीधा सीएस के लिए तैयारी करेंगे। देखो अगर ऑप्शन के हिसाब से अपन देखते तो अभी 4 घंटे ही हुए हैं, 4 आवर ऑफ एक्टिव लेबर हुआ है, फर्स्ट स्टेज की ही अपन बात कर रहे हैं, सर्विक्स का डायलेशन वगैरह नहीं हो पा रहा है। इतना जल्दी तो सिजेरियन सेक्शन की अपन बात नहीं करेंगे, ये इसका आंसर जो है वो नहीं रहेगा। इतना जल्दी सीएस नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम केवल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सीधा सिजेरियन पे पहुंच जाओ, ये तो सही ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट जो है वो नहीं होगा, पहले को हटा देंगे। दूसरा ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रिंग ए लाइट सेडेटिव टू अलाउ द पेशेंट टू रेस्ट फॉर सेवरल आवर।
क्या एडमिनिस्टर करना है, सेडेटिव एडमिनिस्टर करना है। देखो पहले ही कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहे हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पहले ही नहीं है, और सेडेटिव और कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगी, मसल रिलैक्सेशन का काम करेगी और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे। सेडेटिव दे दिया तो नर्वस सिस्टम भी सप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो फिर तो और प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो अब सेडेटिव का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, ये भी गलत है ऑप्शन। तीसरा इसके बाद क्या है, इंक्रीजिंग द एंकरेजमेंट टू द पेशेंट व्हेन पुशिंग बिगिंस। पेशेंट को इंक्रीज द एंकरेजमेंट टू द पेशेंट व्हेन पुशिंग बिगिंस। पेशेंट को एंकरेज करना है, एंकरेज करने के साथ भी पूरे कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो नहीं हो पाएंगे। ऑलरेडी 4 घंटे का टाइम वगैरह निकल गया है, डायलेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, इससे भी नहीं हो पाएगा। तो नर्सेज का मेन फिर लास्ट ऑप्शन बचा ही कौन सा है, ये लास्ट चौथा ऑप्शन बच गया है, ये इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी में क्या है, ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर टू बिगिन आईवी ऑक्सीटोसिन। क्या स्टार्ट करना है, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट करना है। अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था इंडक्शन ऑफ लेबर, उस इंडक्शन ऑफ लेबर में या तो मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं या फिर कौन सा करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट जो है वो करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, ऑक्सीटोसिन का यूज डिस्कस किया था, पढ़ा भी था हमने। ऑक्सीटोसिन 1 एम्प्यूल 1 ml का आता है, 5 इंटरनेशनल यूनिट आता है। IVIM कोई से भी रूट से उसको प्रोवाइड जो है वो कर सकते हैं। फिर अपन ये भी पढ़ा था 500 ml नॉर्मल सलाइन के साथ में 1 यूनिट से शुरू करेंगे, 1 यूनिट से नहीं है तो फिर 2 यूनिट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते भी जाते हैं। 500 ml NS और RL के साथ में 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं, तो 16 मिली यूनिट पर मिनट ऑक्सीटोसिन ट्रांसफर होता है, ये हमने पढ़ा था। और ये सफिशिएंट है किसके लिए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो क्या शुरू करेंगे, IV ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सफिशिएंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बाकी तीनों यूज नहीं होंगे। ऑक्सीटोसिन हमने पढ़ा था, कितना फ्लूइड 500 ml, या तो NS या फिर किसके साथ में लेंगे, RL के साथ में। 500 ml NS और RL के अंदर कितना ऑक्सीटोसिन पड़ा था, 2 यूनिट ऑक्सीटोसिन हमने लिखा था। 2 यूनिट्स किस रेट से स्टार्ट करेंगे, 60 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। ये हमने सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया था। 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से चलाते हैं, अगर इस हिसाब से ऑक्सीटोसिन चलाते हैं तो हमने पढ़ा था कि इससे आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्राप्त होते हैं। इस हिसाब से ऑक्सीटोसिन चलाते हैं तो 16 मिली यूनिट पर मिनट ऑक्सीटोसिन ट्रांसफर होता है, 16 मिली यूनिट पर मिनट ये ऑक्सीटोसिन ट्रांसफर होता है, और ये कॉज करता है आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। आइडियल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑक्सीटोसिन का, ये भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर यूट्रस का रप्चर हो सकता है, और यूट्रस रप्चर होगा तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग वगैरह जो है वो ज़्यादा होगी, हाइपर स्टिमुलेशन होगा, ये मेन प्रॉब्लम है। हाइपर स्टिमुलेशन की वजह से यूट्रस रप्चर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। इसी के साथ और क्वेश्चन की अपन बात करें, फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस होता है तो उस कंडीशन में क्या मैनेजमेंट करेंगे, नर्सेज का इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर हाइपर स्टिमुलेशन है तो उस कंडीशन में 10 मिनट में 6 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसी को हाइपर स्टिमुलेशन बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन को असेस किससे करते हैं, टोको डायनेमोमीटर से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन असेस करेगा। 10 मिनट में 6 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन दिख रहे हैं मतलब हाइपर स्टिमुलेशन है। इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करेंगे, बोलस NS प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो एडमिनिस्टर करेंगे। ये मैनेजमेंट हमने पढ़ा था अगर हाइपर स्टिमुलेशन होता है तो। ये सारी चीज़ें हमने इंडक्शन ऑफ लेबर ऑक्सीटोसिन के यूज में डिस्कस किया था। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है अपने पास, ए पेशेंट इज इन लेबर। पेशेंट जो है, मदर जो है वो लेबर के अंदर है जस्ट बिन टोल्ड शी हैज ए ब्रीच प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन है, ब्रीच है। ब्रीच प्रेजेंटेशन की अपन बात कर रहे हैं, मतलब मदर के पेल्विस के अंदर बटक्स वाला पार्ट है, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गया। द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में किसके लिए अलर्ट रहना पड़ेगा, पहला ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम। तो दूसरा है प्रोलेप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, तीसरा है क्विकनिंग, और चौथा है पाइका और पीका, व्हाटएवर जो भी अपन को बोलना है, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। 4 ऑप्शन है, आपका आंसर रेडी रखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पीडियाट्रिक में आपने पढ़ा होगा ऑप्थेल्मिया नियोनेटरम के बारे में। आई डिसऑर्डर हो गया न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, अगर मदर में जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो जब बच्चा बर्थ कैनाल के थ्रू पास आउट होगा, वेजिना के थ्रू पास आउट होगा, तो उसमें आई इन्फेक्शन हो सकता है। कौन सा, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ये इन्फेक्शन हो सकता है।
इसके लिए आई प्रोफाइलेक्सिस यूज करते हैं बच्चा डिलीवर होने के बाद में। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, आई ड्रॉप्स वगैरह जो है वो काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी प्रॉब्लम है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ में भी आता है ये। ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम किसकी वजह से? गोनोरिया या क्लैमाइडियल इन्फेक्शन की वजह से है। किसके इन्फेक्शन की वजह से? क्लैमाइडियल इन्फेक्शन। या फिर किसका इन्फेक्शन? गोनोरिया का इन्फेक्शन। इस कंडीशन में गोनोकोकस गोनोरिया, अगर मदर को ये इन्फेक्शन है तो फिर न्यूबॉर्न बेबी में आई का इन्फेक्शन ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम हो सकता है। दोनों ही लिख रखे होते हैं ऑप्शन में, तो पहली प्रायोरिटी आपका क्लैमाइडिया होगा, फर्स्ट चॉइस ये होगा आंसर, और सेकंड चॉइस आपका आंसर कौन सा होगा? गोनोरिया होगा। ये सेकंड चॉइस है। देखो अगर ऑप्शन में यही पूछा हुआ है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, और ऑप्शन में दोनों ही दे रखे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप क्या चूज करोगे? क्लैमाइडिया चूज करोगे। सेकंड क्या रहेगा? गोनोरिया। अगर क्लैमाइडिया नहीं है तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? गोनोरिया रहेगा। क्लियर है? तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम से कोई लेना देना नहीं है सर, क्योंकि ये ऑप्थेल्मिया तो इन्फेक्शन वाला हो गया, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से बेबी के अंदर। इसका ब्रीच प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसको हटाओ, ये आंसर नहीं है। दूसरा प्रोलैप्स अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है। तीसरा क्या है? क्विकनिंग। क्विकनिंग का ब्रीच प्रेजेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। ब्रीच होगा तो भी क्विकनिंग होती है, वर्टेक्स होगा तो भी क्विकनिंग होती है, सिफेलिक होगा तो भी। क्विकनिंग क्या है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। तो क्विकनिंग का भी ब्रीच से कोई लेना देना नहीं है। पाइका का ब्रीच से कोई लेना देना नहीं है। सर ये तीनों आपने काट दिए, तो आंसर क्या बच गया फिर? प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम हो सकती है ब्रीच प्रेजेंटेशन में? अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रोलैप्स एक टॉपिक पढ़ते हैं हम कॉर्ड प्रोलैप्स के नाम से। उसमें ओकल्ट प्रोलैप्स आता है, कॉर्ड प्रेजेंटेशन आता है, कॉर्ड प्रोलैप्स आता है। इन तीनों की डेफिनेशंस वगैरह क्या होती है वो आगे लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। विथ इमेजेस में आपको बताऊंगा कि वो क्या कंडीशन है, उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का एक्सपेल आउट होना वो कहलाता है कॉर्ड प्रोलैप्स, जो है वो कहलाता है, दैट इज प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, ये अबॉर्शन से रिलेटेड ऑप्शन दिख रहे हैं, तो ये अबॉर्शन के बारे में जो है वो क्वेश्चन है। एक क्लाइंट 12 वीक प्रेगनेंसी, 12 वीक की प्रेगनेंसी है, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आई है फीमेल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है उसको, और मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग है। देखो ब्लीडिंग कैसा है? मॉडरेट है। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पर कैसा है? मॉडरेट ब्लीडिंग है। फिर इसके अंदर लिखा हुआ स्पेकुलम एग्जामिनेशन रिवील 2 to 3 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से अपना आंसर आएगा। देखो एक तो आंसर कैसे आएगा? मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग है, मॉडरेट ब्लीडिंग है, और इसके साथ में क्या है? 2 से 3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन है। मतलब सर्विक्स ओपन है या क्लोज है? सर सर्विक्स यहाँ पर ओपन है, डायलेटेड है, मतलब सर्विक्स कैसी है? ओपन है। और किसी किसी अबॉर्शन में सर्विक्स क्लोज होती है, किसी अबॉर्शन में ओपन होती है। तो ये अपने पास हिंट हो गया अपना आंसर निकालने के लिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इसके अंदर सर्विक्स का डायलेशन है 2 to 3 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर द नर्स वुड डॉक्यूमेंट दीज फाइंडिंग एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये सारी चीज़ें कौन से अबॉर्शन को इंडिकेट कर रही है। तो अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी हमने डिस्कस किए, उसमें भी हमने पढ़ा था। अबॉर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर अपन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एक पहला लिखा हुआ है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट एबॉर्शन हमने पढ़ा था, पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो जाएगा। वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? कंप्लीट एबॉर्शन। फिर कौन सा कहलाता है? मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन में प्रोडक्ट अभी यूट्रस के अंदर ही होता है, कुछ भी पार्ट जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ होता। मिस्ड एबॉर्शन का ही दूसरा नाम हमने क्या लिखा था? साइलेंट मिसकैरेज लिखा था। फिर इसके बाद थ्रेटन एबॉर्शन। थ्रेटन एबॉर्शन में सर्विक्स क्लोज रहेगा पूरा, ठीक है, सर्विक्स कैसा रहेगा? क्लोज। माइल्ड ब्लीडिंग होगा। तो यहाँ पर कैसी ब्लीडिंग है सर? यहाँ पर तो मॉडरेट ब्लीडिंग है, और सर्विक्स क्लोज होता है थ्रेटन में, जबकि यहाँ पर तो कैसा है सर? डायलेटेड है। तो इस हिसाब से ये थ्रेटन एबॉर्शन तो नहीं है, इसको तो हटा देते हैं अपन। लास्ट चौथा कौन सा है? इमिनेंट एबॉर्शन। चौथा कौन सा है? इमिनेंट एबॉर्शन। तो इमिनेंट एबॉर्शन की अपन बात करते हैं। इमिनेंट एबॉर्शन ये दूसरा नाम है। कौन से एबॉर्शन का दूसरा नाम है? इमिनेंट एबॉर्शन की अगर अपन बात करें तो इमिनेंट एबॉर्शन ये जो इनविटेबल एबॉर्शन है। कौन सा एबॉर्शन?
इनविटेबल एबॉर्शन। इनविटेबल एबॉर्शन का ही दूसरा नाम क्या है? इमिनेंट एबॉर्शन होता है। देखो कंप्लीट एबॉर्शन में पूरा प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो गया है, पूरा प्रोडक्ट एक्सपेल आउट होने के बाद सर्विक्स कैसी रहेगी? क्लोज रहेगी। क्लियर है? सर्विक्स क्लोज रहती है इसमें, तो ये आंसर नहीं है। मिस्ड एबॉर्शन में सर्विक्स क्लोज रहती है, ये भी आंसर नहीं है। थ्रेटन में सर्विक्स क्लोज रहती है, ये भी आंसर नहीं है। सर्विक्स डायलेटेड किस में देखने को मिलेगी? कुछ मात्रा में डायलेटेड देखने को मिलेगी। वो कौन सा एबॉर्शन हो गया? इनविटेबल एबॉर्शन हो गया। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। तो देखो 2 से 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेटेड है, इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, ये इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर जो है वो क्या रहेगा? डी रहेगा। दिस इज इनविटेबल एबॉर्शन। इनविटेबल एबॉर्शन क्या होता है? जहां एबॉर्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और एबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में एबॉर्शन की प्रोसेस उस हद तक पहुंच गई है कि अब एबॉर्शन होने से नहीं रोक सकते हैं, एबॉर्शन होगा ही होगा। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे? सीधा प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट ही करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किस में कर सकते हैं? थ्रेटन्ड में कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डेथ हो गई है फीमेल को, इसके बारे में पता ही नहीं है वो कौन सा है? मिस्ड एबॉर्शन है। और पूरा प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो गया, वो कौन सा एबॉर्शन है? कंप्लीट एबॉर्शन है। तो ये जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 आवर्स, शुरुआत के जो 4 घंटे हैं, फर्स्ट 4 आवर्स की अपन बात करें तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 आवर आफ्टर ए मेल सर्कमसीजन, प्रोसीजर कौन सा किया है? मेल सर्कमसीजन किया है। तो ये प्रोसीजर करने के बाद में असेस करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या रहेगा? ये ऑपरेशन करने के बाद, सर्कमसीजन ऑपरेशन करने के बाद प्रायोरिटी क्या रहेगा? अब सर्कमसीजन ऑपरेशन किस कंडीशन में करते हैं सर? फिमोसिस की कंडीशन में करते हैं। किसकी कंडीशन में करते हैं? फिमोसिस की कंडीशन में। फिमोसिस क्या होता है? ग्लांस पेनिस का जो फोर स्किन है उसका रिट्रैक्ट नहीं हो पाना, मतलब उसका सेपरेट नहीं हो पाना, रिट्रैक्ट नहीं होना, वो कंडीशन क्या कहलाती है? फिमोसिस कहलाती है। फिमोसिस के लिए कौन सा सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं सर? सर्कमसीजन करते हैं। माइनर सा कट जो है वो लगाते हैं फोर स्किन के अंदर रिट्रैक्शन के लिए। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? सर्कमसीजन कहलाता है। डिसऑर्डर कौन सा? फिमोसिस इज द डिसऑर्डर। और फिमोसिस डिसऑर्डर के अंदर प्रोसीजर कौन सा करेंगे? सर्कमसीजन प्रोसीजर जो है वो फॉलो करते हैं। सर्कमसीजन प्रोसीजर रहेगा। तो इस सर्कमसीजन की कंडीशन में सबसे पहले क्या असेस करेंगे? ये ऑपरेशन करने के बाद सबसे पहले क्या असेस करेंगे? इन्फेक्शन। देखो ऑपरेशन होते ही इन्फेक्शन तो होगा नहीं, इन्फेक्शन में कुछ टाइम लगता है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ता है, सिक्रीशन की भी अपन बात करते हैं, इमीडिएटली ये तो होगा नहीं। आपका आंसर रेडी रखना है आपको। मैं तो थॉरोली जो है वो बताता जा रहा हूँ, लेकिन आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, अपना आंसर रेडी रखना है। क्लियर है? दूसरा हेमरेज वाली कंडीशन है। तीसरा डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन की बात भी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि जब भी सर्जिकल प्रोसीजर होगा हैवी फ्लूइड कंटिन्यू रखते हैं तो ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इमीडिएटली ये भी नहीं देखने को मिलेगा। और प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? नेक्स्ट कौन सा है? डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट की बात नहीं करेंगे, सेडेटिव के अंडर में ये सारे प्रोसीजर वगैरह जो है वो रहेंगे, तो ये भी नहीं रहेगा। तो मेन सबसे पहले डिस्कम्फर्ट पहली प्रायोरिटी नहीं होगा, और माइनर डिस्कम्फर्ट तो रहेगा, इस वजह से ये भी नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सर? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम? हेमरेज। सीधी सी बात है, कट लगाएंगे तो ब्लीडिंग होगा, तो हेमरेज को असेस करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो रहेगी। इस क्वेश्चन के साथ और क्या क्वेश्चन? फिमोसिस क्या होता है? फोर स्किन का रिट्रैक्ट नहीं हो पाना, ग्लांस पेनिस की फोर स्किन का रिट्रैक्ट नहीं हो पाना, ये क्या कहलाता है? दैट इज फिमोसिस। और इसके लिए सर्जिकल करेक्शन क्या करते हैं? सर्कमसीजन प्रोसीजर करते हैं। अब रिट्रैक्ट हो गया, उसका वापस नहीं आ पाना स्किन का, ग्लांस पेनिस का स्किन, एक तो ये है कि रिट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो वो तो फिमोसिस हो गया। रिट्रैक्ट हो गया लेकिन वापस नॉर्मल नहीं आ पा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पैराफिमोसिस कहलाता है। एक और टर्मिनोलॉजी क्या कहलाता है? वो पैराफिमोसिस कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी आपको पीडियाट्रिक्स के हिसाब से याद रखना है, उसमें क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। क्लियर है? तो स्किन का रिट्रैक्ट नहीं हो पाना फिमोसिस, रिट्रैक्ट होने के बाद वापस रिवर्ट नहीं होना, नॉर्मल नहीं होना, पैराफिमोसिस। और फिमोसिस के लिए क्या ऑपरेशन हो गया? सर्कमसीजन। इस कंडीशन में प्रायोरिटी असेसमेंट किसका करेंगे? हेमरेज का करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिफोर असेसिंग द पोस्टपार्टम क्लाइंट। पोस्टपार्टम क्लाइंट का असेसमेंट कर रहे हैं। अब पोस्टपार्टम क्लाइंट का असेसमेंट कर रहे हैं मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई है? डिलीवरी की प्रोसेस हो गई है। डिलीवरी होने के बाद पोस्टपार्टम फीमेल का असेसमेंट कर रहे हैं। और किसका असेसमेंट कर रहे हैं सर? यूट्रस का असेसमेंट कर रहे हैं। किसके लिए असेसमेंट कर रहे हैं? फर्मनेस फॉर यूट्रस, यूटेराइन फर्मनेस, ये असेसमेंट जो है वो कर रहे हैं।
तो बिफोर असेसिंग द पोस्टपार्टम क्लाइंट, यूट्रस, यूट्रस का असेसमेंट कर रहे हैं, पोस्टपार्टम फीमेल उसका यूट्रस का असेसमेंट, फॉर फर्मनेस एंड पोजीशन इन रिलेशन टू द अम्बिलिकल एंड मिड लाइन, अम्बिलिकस और मिड लाइन, मतलब अम्बिलिकस से यूट्रस की पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो इस कंडीशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो असेसमेंट किसका करना है इसके अंदर सर? यूट्रस का असेसमेंट करना है। कौन सी फीमेल में सर? पोस्टपार्टम फीमेल, मतलब डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद किसका ये असेसमेंट करना है? यूट्रस की। यूट्रस कैसा फील हो रहा है? सॉफ्ट फील हो रहा है, हार्ड फील हो रहा है, किस टाइप का यूट्रस जो है वो असेस हो रहा है? तो यूट्रस का असेसमेंट करना है पोस्टपार्टम फीमेल में। तो नर्स का पहला काम क्या होगा? 4 ऑप्शन रेडी है आपके सामने, अपना आंसर रेडी रखना है आपको। पहला, असिस्ट हर टू यूरिनेट, यूरिनेशन करवाना है उसको। दूसरा, असेस द वाइटल साइन। तीसरा, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। और चौथा, एम्बुलेट हर इन द हॉल। ये 4 ऑप्शन है, आपका आंसर रेडी रखिए, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। देखो पहला ऑप्शन असिस्ट हर टू यूरिनेट, दूसरा ऑप्शन असेस द वाइटल साइन। अब वाइटल साइन का यूट्रस की फॉर्मनेस से लेना देना नहीं है, वाइटल साइन अलग चीज़ आ गई, उससे तो पता चलेगा कि ब्लड लॉस कितना है, शॉक डेवलप तो नहीं हो रहा, हाइपोवोलेमिया तो नहीं है। वाइटल साइन पल्स और बीपी से ये अपन को पता चलेगा। वाइटल साइन से यूट्रस का असेसमेंट नहीं हो पाएगा, इसको हटाओ। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स पेन किलर के लिए, इसका भी यूट्रस असेसमेंट से नहीं है, तो ये पेन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है एम्बुलेट हर इन द हॉल। एम्बुलेशन किस में हेल्प करेगा? हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ द परक्यूरियम, और ये पोस्टपार्टम फीमेल है, अर्ली एम्बुलेशन होना चाहिए। अर्ली एम्बुलेशन किस में हेल्प करेगा? ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? अर्ली एम्बुलेशन होगा तो सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन भी कुछ हद तक रिजॉल्व होगा अगर मदर जो है वो वॉकिंग करती है तो इसका भी यूट्रस से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये तीनों नहीं है, तो आंसर तो फिर कौन सा बच गया सर? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका सही आंसर है। अगर यूट्रस को असेस कर रहे हैं तो सबसे पहले ब्लैडर खाली करना पड़ेगा। ब्लैडर भरा हुआ है तो यूट्रस का असेसमेंट जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा डिलीवरी के बाद, इसलिए ब्लैडर को खाली करना, यूरिनेशन पहला काम जो है वो रहेगा। तो पहले यूरिनेशन करवाएंगे, उसके बाद यूट्रस का असेसमेंट जो है वो करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इसके बाद में। Before assessing the postpartum client, uterus for firmness and position in relation to the umbilicus, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इसके बाद में एक क्लाइंट 8 वीक जेस्टेशन, 8 वीक की प्रेगनेंसी है, 2 महीने की प्रेगनेंसी है, कंप्लेनिंग ऑफ स्लाइट नोजिया, नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने पढ़ा था मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग का प्रॉब्लम फीमेल को हो सकता है। 50% फीमेल हैविंग मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इंटरवेंशन शुड द नर्स क्वेश्चन? अब फीमेल 8 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है? नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है। तो इनमें से क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इंटरवेंशन शुड द नर्स क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि 3 चीज़ें तो फीमेल जो कर रही है वो सही कर रही है, वो तो उसको करने देना है। एक चीज़ फीमेल गलत कर रही है, वो काम करने से उसको रोकना है, मतलब गलत मैनेजमेंट फॉलो कर रही है या कुछ ऐसा मैनेजमेंट फॉलो कर रही है जो प्रेगनेंसी के दौरान या इस कंडीशन में फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमको क्वेश्चन समझने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इंटरवेंशन, इनमें से निम्न में से कौन सा क्लाइंट का जो इंटरवेंशन है शुड द नर्स क्वेश्चन, उसके बारे में नर्स उससे पूछेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मतलब वो गलत कर रही है। तो ये लाइन भी बहुत बार क्वेश्चन में आती है। तो हमको पेशेंट से पूछना पड़ रहा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? गलत कर रहा है तो वही पूछना पड़ेगा, सही कर रहा है तो पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो गलत वाला ढूंढना है कि क्या पेशेंट गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं या गलत इंटरवेंशन फॉलो कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है ईटिंग ए लो सोडियम क्रैकर बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले क्या यूज़ करना है? लो सोडियम क्रैकर्स जो है वो यूज़ करने हैं, बिल्कुल सही है। यही हमने मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो सोडियम डाइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की कंडीशन में हाई कार्बोहाइड्रेट लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करेंगे। सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का यूज़ होना चाहिए। अगर ये कर रही है तो बिल्कुल सही कर रही है, कुछ उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? अवॉइडिंग द इंटेक ऑफ लिक्विड इन द मॉर्निंग आवर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में सुबह सुबह पानी नहीं पीना है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है
पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है, ये भी सही काम कर रही है, इसमें भी पूछने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या, ईटिंग 6 स्मॉल मील, स्मॉल मील का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ 3 लार्ज मील। 6 एक साथ ज़्यादा मात्रा में भोजन कर लिया दिन में 3 बार, ऐसा ना करके उस 3 बार के भोजन को 6 बार में डिवाइड करके कर लिया। इसका मतलब स्मॉल अमाउंट में और फ्रीक्वेंट इंटरवल पर फूड इनटेक का हैबिट जो है वो होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी बिल्कुल सही है, सही प्रैक्टिस है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। तो प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा स्मॉल अमाउंट में इंटेक होनी चाहिए और फ्रीक्वेंट इंटरवल पर इंटेक जो है वो होनी चाहिए, वो बेटर जो है वो रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है, अब ये तीनों ही अगर सही प्रैक्टिस है, इसमें कुछ क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी। अगर फीमेल ऐसा कर रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। अगर फीमेल ऐसा कर रही है, क्या कर रही है फीमेल, 1 टीस्पून ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है सोडा इन एन 8 ounce ग्लास ऑफ वाटर, मतलब बाइकार्बोनेट ज्यादा यूज हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा यूज हो रहा है, तो हाइपरनेट्रीमिया वाली प्रॉब्लम और उसकी वजह से ब्रेन इश्यूज जो है वो, ब्रेन डिसऑर्डर्स वगैरह जो है वो, अदर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह जो है वो हो सकते हैं। इसलिए अगर फीमेल ये यूज कर रही है मतलब गलत कर रही है, इससे पूछना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। बाकी तीनों चीजें कर रही है तो सही कर रही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो इस टाइप से अगर लाइन लिखा हुआ आता है कि कौन सा इंटरवेंशन नर्स क्वेश्चन करेगी, इसका मतलब नर्स पेशेंट गलत कर रहा है, इसलिए उसको टोकना है, उससे पूछना है, ताकि वो गलत प्रैक्टिस को फॉलो ना करे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आज का, फॉर द क्लाइंट हु इज यूजिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक पेशेंट है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है। द नर्स इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द नीड टू टेक द पिल्स एट द सेम टाइम ईच डे, यानी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, मदर को एक्सप्लेन करना है कि आपको पिल्स जो है वो हर रोज सेम टाइम पर यूज करनी है। ओरल पिल्स 28 पिल्स का जो पैकेट आता है, 21 + 7 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 21 पिल्स का भी आता है और उसके साथ में 28 पिल्स का पैकेट भी आता है, दोनों चीजें रहती है। 28 वाला है 21 + 7, 21 तो हार्मोनल पिल्स होती है और 7 जो है वो आयरन पिल्स होती है। ये 7 पिल्स ऐड करते हैं ताकि फीमेल की कंटिन्यूटी बनी रहे। 28 दिन का एक साइकिल है तो रोज एक पिल्स जो है वो यूज करना है, निरंतरता कंटिन्यूटी बनी रहे। और आयरन ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नुकसान भी नहीं है, फीमेल में वैसे ही ब्लड लॉस हो रहा है, वैसे ही एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो हीमोग्लोबिन रिस्टोरेशन भी हो जाएगा और निरंतरता बनी रहेगी। फीमेल के दिमाग में रहेगा रोज मुझे एक टैबलेट लेनी है, तो उसको याद भी रहेगा और रोज यूज करती रहेगी। 21 पिल वाले में केवल हार्मोनल टैबलेट होती है, 21 दिन तक टैबलेट लेंगे, 7 दिन तक टैबलेट नहीं लेते हैं, फिर वापस पीरियड के फर्स्ट डे से फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से ये पिल्स का यूज जो है वो रहता है। तो 28 पिल्स जो है 21 + 7, ये ओरल पिल्स फीमेल इस्तेमाल कर रही है, तो ये पिल्स हर रोज सेम डे पर लेना क्यों जरूरी है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, सिंपल सा इसका आंसर है, ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ नोजिया, नोजिया के इंसिडेंस को कम करने के लिए नहीं। अगर पिल्स की वजह से नोजिया हो रहा है तो वो कभी भी ले लो, नोजिया की प्रॉब्लम होगी, ये इसका आंसर नहीं रहेगा। मेंटेन हार्मोनल लेवल, हार्मोन के लेवल को मेंटेन रखना है। तीसरा रिड्यूस साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट अगर आ रहा है तो वो आएंगे, इसका टाइम से लेना देना नहीं है। और प्रिवेंट ड्रग इंटरेक्शन, वो भी हो रहा है तो होगा, टाइम से इसका भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा है इस क्वेश्चन का, बी। देखो हमेशा डोज जो है वो एक्यूरेट टाइम पर लेना चाहिए, 15 मिनट का टाइम ऊपर नीचे हो जाए तो चलेगा, बाकी नॉर्मली ये रहता है कि एक्यूरेट टाइम पर लेना चाहिए डोज को। तो यहाँ पर ओरल पिल्स एक्यूरेट टाइम पर ले रहे हैं तो क्या होगा, हार्मोनल लेवल जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि हर रोज सेम टाइम पर ओरल पिल्स का यूज जो है वो करना है। और मेडिसिन का टाइम जो फिक्स है, जो 5 आवर अपन पढ़ते हैं और 6 आवर भी हो गया, इस टाइप से अपन पढ़ते हैं, तो उसमें राइट टाइम की अपन बात करते हैं, 1 आवर से राइट टाइम होता है। तो हमेशा मेडिसिन राइट टाइम पे लेना चाहिए। 15 मिनट का अप डाउन जो है वो हो सकता है, बाकी इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। ये एक्यूरेट प्रैक्टिसेस की अपन बात करें तो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इसके बाद में नेक्स्ट वन, इंट्रापार्टम सीटीजी किया है फीमेल का, कंडीशन कौन सी है, इंट्रापार्टम कंडीशन है। इंट्रापार्टम कंडीशन क्या है, एक एंटीपार्टम एक इंट्रापार्टम एट द टाइम ऑफ लेबर, दैट इज इंट्रापार्टम कंडीशन। क्या किया है, सीटीजी कार्डियो टोकोग्राफ, सीटीजी क्या है, कार्डियो टोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी किया है इंट्रापार्टम फीमेल का। फाइंडिंग ऑफ लेट डी एसिलरेशन, और उसके अंदर क्या आ रहा है, लेट डी एसिलरेशन आ रहा है। हाँ सर, लेट डी एसिलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था, डी एसिलरेशन के टाइप्स पढ़े थे, अर्ली डी एसिलरेशन,
लेट डीएसेलरेशन, वेरिएबल डीएसेलरेशन, प्रोलॉन्ग डीएसेलरेशन, ये टाइप्स जो है वो हमने डीएसेलरेशन के डिस्कस किए थे। क्लियर है? तो डीएसेलरेशन के जो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे उसी में से कौन से टाइप के बारे में पूछ रहे हैं? लेट डीएसेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो अपना दिमाग दौड़ाओ और आपके दिमाग में जितना भी मटेरियल भरा हुआ है उस सब में से डीएसेलरेशन वाला टॉपिक खींच के बाहर निकालो। ये सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। डीएसेलरेशन में क्या पढ़ा था, ये 3 टाइप थे, किस वजह से होते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं, ग्राफिकल पैटर्न कैसा आता है, सारा इमेजेस मैंने आपको दिखाया था कि अर्ली में कैसा ग्राफ पैटर्न आएगा, लेट में कैसा आएगा, वेरिएबल में कैसा आएगा, प्रोलॉन्ग डीएसेलरेशन क्या होता है, किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स होगी और क्या इसका मैनेजमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था जब CST पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। उस टाइम पर सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस किया था। डीएसेलरेशन क्या है? हार्ट रेट में कमी होना। लेट डीएसेलरेशन क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन पढ़ के आपको याद आ जाएगा, अपना आंसर रेडी रखिए। रिफिल्ड बाय मैटरनल पोजीशन ऑन लेफ्ट साइड, मदर की पोजीशन को चेंज करना है। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करनी है? लेफ्ट साइड पोजीशन प्रोवाइड करना है। किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं? लेट डीएसेलरेशन की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? तो लेट डीएसेलरेशन में क्या करना पड़ेगा? पहला ऑप्शन है मदर की पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। कंप्रेशन ऑफ फीटल हेड मीडिएटेड बाय वेगस नर्व स्टिमुलेशन, फीटल हेड का कंप्रेशन होता है लेट डीएसेलरेशन में। याद करो आपको जो पढ़ा था आपने, ठीक है? अगर सही लग रहा है तो सही करो, अदरवाइज रॉन्ग करो। आपका सही आंसर रेडी रखो। तीसरा, कॉज्ड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड के कंप्रेशन की वजह से होता है। चौथा, इज नॉट वरीसम इफ नॉन रिकरेंट, अगर दोबारा से नहीं आता तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लेट डीएसेलरेशन होता है। एक ऑप्शन में बोल रहे हैं कि पोजीशन चेंज करो तो लेट डीएसेलरेशन ठीक हो जाएगा, पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि फीटल हेड कंप्रेस हुआ उसकी वजह से लेट डीएसेलरेशन हो रहा है। तीसरा कह रहा है कि कॉर्ड कंप्रेस हुई अम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी वजह से लेट डीएसेलरेशन हो रहा है। चौथा ऑप्शन अंदर इसके अंदर ये है कि दोबारा से नहीं आता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। पांचवा ऑप्शन क्या है? इज मोस्टली ड्यू टू प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, लेट डीएसेलरेशन प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से होता है। ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। तो अगर आपको याद हो तो आपका राइट आंसर भी आपके पास रेडी होगा। क्या याद है, क्या हमने पढ़ा था? आपको याद होना चाहिए व्हील चॉप, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। बस ये चीज याद है ना आपको, तो आपके पास आंसर भी रेडी है। व्हील चॉप बताया था। वी से क्या लिखा था? हाँ सर, वी से वेरिएबल डीएसेलरेशन लिखा था। क्या लिखा था? वेरिएबल डीएसेलरेशन लिखा था। वी से वेरिएबल था और सी से क्या था? कॉर्ड कंप्रेशन था। तो ये जोड़ा तो बन गया, वी से वेरिएबल डीएसेलरेशन। वेरिएबल डीएसेलरेशन किस वजह से होता है ये हमने डिस्कस किया था सर। वेरिएबल डीएसेलरेशन जो है वो किसकी वजह से होता है सर? कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से होता है। तो वेरिएबल और कॉर्ड कंप्रेशन। ई से क्या बना था? अर्ली डीएसेलरेशन। इसमें क्या होता है? एच से क्या पढ़ा था? हेड कंप्रेशन से होता है। ए से पढ़ा था एसेलरेशन, हार्ट रेट का बढ़ना, और हार्ट रेट बढ़ती है मतलब ओके कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ओ से हो गया। लास्ट वन एल, लेट डीएसेलरेशन। क्या पूछा है यहाँ पर सर? लेट वाला ही पूछा हुआ है यहाँ पर। क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? लेट डीएसेलरेशन। तो लेट पूछा है, एल से लेट, और पी से क्या पढ़ा था सर? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी पढ़ा था। तो लेट डीएसेलरेशन किस वजह से होता है? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से होता है। अब आइए ऑप्शन की तरफ। अब तो आपका आंसर रेडी होगा आई थिंक, अब तो मैंने बता ही दिया है। लेट डीएसेलरेशन प्लेसेंटा में प्रॉब्लम की वजह से होता है, ये पढ़ा भी था हमने, ये व्हील चॉप पढ़ा था हमने। पहला क्या है? पोजीशन चेंज करो तो ये सही हो जाएगा। नहीं, पोजीशन चेंज करने से लेट डीएसेलरेशन सही नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, फीटल हेड के कंप्रेशन से लेट डीएसेलरेशन नहीं होता है। फीटल हेड का कंप्रेशन, ये देखो एच, हेड कंप्रेशन से तो कौन सा होता है सर? अर्ली डीएसेलरेशन होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तीसरा क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन होने की वजह से लेट डीएसेलरेशन हो रहा है। सर अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन होता है तो वेरिएबल डीएसेलरेशन होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, हटाओ इसको भी। चौथा कौन सा है? अगर ये दोबारा नहीं आता तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है, हार्ट रेट कम हो रही है, बिल्कुल इसको नोटिस करना पड़ेगा, ये नोटिस में लाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, हटाओ इसको भी। तो लास्ट पांचवा कौन सा बच गया? दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट डीएसेलरेशन क्या होता है? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से होता है। ये देखो लिखा हुआ है, एल से लेट डीएसेलरेशन, पी से प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। और इस कंडीशन में क्या मैनेजमेंट करते हैं? यूट्रस में या प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है तो फीटस का हार्ट रेट कम होगा, इसी को लेट डीएसेलरेशन बोलते हैं। और इसमें इमीडिएट ऑक्सीजन एडमिनिस्टर मदर को करते हैं, ये अपने पढ़ा था लेट डीएसेलरेशन। अर्ली डीएसेलरेशन हेड कंप्रेशन की वजह से होता है। अर्ली डीएसेलरेशन हेड कंप्रेशन की वजह से होता है, कोई मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे ही बच्चे का हेड पेल्विस से निकल जाएगा वापस हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अपन ने पढ़ा था
अर्ली डीएसेलरेशन जो है वो हेड कंप्रेशन, वेरिएबल डीएसेलरेशन कॉर्ड कंप्रेशन की वजह से होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस होती है तो वेरिएबल डीएसेलरेशन होता है, उसमें मदर की पोजीशन को चेंज करते हैं, तो मदर पोजीशन चेंज वाला जो है वो वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। तो ये व्हील चॉक, ये मैंने बोला भी था आपको कि याद रखना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, लेट डीएसेलरेशन यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसमें ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे मदर को, ये पहला काम होगा, इमीडिएटली ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू द मदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है द कार्डिनल मूवमेंट, ये भी पढ़ा था हमने, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर ऑल एक्सेप्ट, लेबर के कार्डिनल मूवमेंट्स जो है वो कौन से है, एक्सेप्ट करके पूछा है, मतलब ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको 6, ये 6 ऑप्शन में से 5 तो सही है जो कार्डिनल मूवमेंट में आते हैं और 1 नहीं है। वैसे अपन ने कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर, अगर आपको याद है, पढ़ा है तो याद है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। सो मत जाना, जागते रहना, अब तो मैं दिख भी रहा हूँ आपको, है ना, काफ़ी दिन से आपकी डिमांड जी सर दिख नहीं रहो। आई नो अब ये डिमांड पूरी हो गई तो कुछ ना कुछ नया जरूर लेके आओगे आप कमेंट। हाँ सर अभी लाइट कम आ रही है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है, या इसके अलावा और कोई नया कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग में जो है वो कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर निकालोगे। कोई बात नहीं, आप कमी निकालो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है या कमी निकालना है वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है। वॉट एवर जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, डोंट वरी। लाइट वाला इशू भी अगली क्लास से ये इशू भी सॉल्व जो है वो हो जाएगा। आज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इतने दिन से चला रहे हो तो एक दिन और सही सर, कल से लाइट वाला इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। जागते रहना, सोना मत बस, ठीक है। तुम्हारी तैयारी चल रही है, मेरी तैयारी नहीं चल रही है। मेरी तो तैयारी हो गई, एग्ज़ाम पास आउट कर लिया, नौकरी भी लग गया, ये तो तुम्हारी तैयारी करवा रहे हैं हम, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट वगैरह आप देते हो सब तरीके से, अब आप तो हमारे लिए अच्छे हो ही, तो ठीक है, पढ़ा रहे हैं। आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा किसको लगेगा, जिसको समझ में आ रहा है, ख़राब किसको लगेगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है और जो अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो अच्छा और ख़राब भी स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमको हमारा काम करना है, वो हम कर रहे हैं। जागते रहना, सोना मत, ठीक है। आपके फ़ायदे की क्लास जो है वो चल रही है। तो चलिए, इसके अंदर कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर पूछा है, हमने पढ़ा था कि कार्डिनल मूवमेंट ऑफ लेबर कितने होते हैं, 7 स्टेप्स होती है सर, पढ़ा था बिल्कुल, आपने लिखवाई भी थी कि ये 7 स्टेप्स होती है कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ द लेबर, और उसमें से 6 के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, 5 सही है, गलत है, गलत वाला ही आपको चूज करना है। तो एक्सेप्ट इसने पूछा हुआ है, तो पहला इसके अंदर एंगेजमेंट लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो हमने 7 स्टेप के अंदर एंगेजमेंट था, ये सर था, आप अपना आंसर टिक करके लिख लो कि ये नहीं था सर, वही इसका आंसर है। एंगेजमेंट तो था, फ्लेक्शन भी था, डिसेंट भी था। देखो जो कार्डिनल के अंदर सबसे पहले अपन ने एंगेजमेंट लिखा था, दूसरा डिसेंट लिखा था। पहली स्टेप ही कौन सी थी, एंगेजमेंट, दूसरा कौन सा था, डिसेंट, तीसरा कौन सा था, फ्लेक्शन, चौथा कौन सा था, इंटरनल रोटेशन। ये सारी स्टेप तो थी। अब लास्ट के 2 बचे, इनमें से एक था और एक नहीं था। नेक्स्ट इसके बाद में 5वां एक्सटेंशन था, तो ये भी प्रेजेंट था। तो सर ये शुरू के 5 प्रेजेंट है, तो फिर आंसर तो ये बच गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये स्टेप कार्डिनल मूवमेंट के अंदर नहीं है। कौन सी स्टेप नहीं है सर, बैकवर्ड रोटेशन, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था अपन ने, ठीक है। अपन ने ये पढ़ा था कि शोल्डर का रोटेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, इस टाइप से 7 कार्डिनल स्टेप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऐसा बैकवर्ड रोटेशन ये कोई कार्डिनल मूवमेंट का स्टेप नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 स्टेप याद है तो बस वही ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, 5-6 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास फिनिश कर लूँगा। आई नो आप सुबह 9:30 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपके लिए भी थोड़ा हेक्टिक हो गया होगा। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा, और अभी तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस हो रही है इसलिए। बट फिर भी ऑनलाइन क्लासेस है, मोबाइल में प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए 4-5 क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस क्लास को हम फिनिश करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, और थर्ड स्टेज का एक्टिव मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेज देखो, पहले तो थर्ड स्टेज लिखा हुआ है, तो थर्ड स्टेज में होता क्या है सर, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होता है। सबसे पहले सेपरेशन होगा, फिर डिसेंट होगा, फिर प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होगा,
ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमने पढ़ा हुआ है ना तो ये चीज़ें सारी दिमाग में रिकॉल होने लगती है कि हाँ इसका मतलब ये था, इसमें ये होता है, सर ने ये पढ़ाया था, वो याद हो तो सारा रिकॉल होता है। तो थर्ड स्टेज में सेपरेशन होता है, डिसेंट होता है, फिर उसके बाद में एक्सपल्शन की प्रोसेस होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो चलती है। वो अपन ने पढ़ा था लेबर की मैकेनिज्म थर्ड स्टेज के अंदर। तो इसमें से एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज इंक्लूड एक्सेप्ट, देखो इसमें भी एक्सेप्ट पूछा हुआ है, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 चीज़ें तो थर्ड स्टेज में होती है, एक चीज़ थर्ड स्टेज का नहीं है, वो नहीं कौन सी है वो आपको चूज करना है। पहला दे रखा है आईवी ऑक्सीटोसिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। तो ये जो थर्ड स्टेज है उसके एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे, केवल क्या नहीं करना है। पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीटोसिन देंगे, थर्ड स्टेज में ऑक्सीटोसिन देंगे। अच्छा सर, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ये भी हमने पढ़ा था, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन भी। तीसरा इसके बाद क्या है, सुप्राप्यूबिक मसाजिंग करेंगे, सुप्राप्यूबिक रीजन मतलब लोअर पार्ट जो है उसका मसाजिंग करना है, सुप्राप्यूबिक रीजन का। और लास्ट चौथा कौन सा है, यूटेराइन मसाज, यूट्रस की मसाजिंग करेंगे। सुप्राप्यूबिक रीजन सबसे लोअर पार्ट हो गया, ओके, ये हो गया यूट्रस की मसाजिंग। तो इस 4 ऑप्शन में से एक गलत है, बाकी तीनों हम करते हैं थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट के अंदर। क्या करते हैं थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट में, WHO के अनुसार बच्चा डिलीवर होने के बाद IM ऑक्सीटोसिन 10 इंटरनेशनल यूनिट लगाते हैं ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो। तो थर्ड स्टेज में ऑक्सीटोसिन लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं सर, ठीक है। बच्चा डिलीवर होने के बाद ऑक्सीटोसिन क्यों लगाते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए लगाते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो और PPH का प्रॉब्लम ना हो, ये तो काम करेंगे हम। दूसरा ऑप्शन क्या है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, ये करना पड़ सकता है। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ये हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, बस उसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ऊपर की तरफ और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो प्रेशर जो है वो अप्लाई करते हैं। ये अपन ने कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तीसरा इसके बाद क्या है, सुप्राप्यूबिक मसाज, और चौथा यूट्राइन मसाज, यूट्रस की मसाजिंग भी करेंगे, यूट्रस की मसाजिंग करेंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो, और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो भी प्लेसेंटा के सेपरेशन में और एक्सपल्शन में आसानी जो है वो रहेगी। तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, यूट्रस की मसाजिंग भी आता है। जो नहीं आएगा वो क्या है, दैट इज सुप्राप्यूबिक मसाजिंग, ये नहीं करते हैं, बाकी तीनों चीज़ें जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है इस क्वेश्चन का आंसर कि थर्ड स्टेज के एक्टिव मैनेजमेंट में ऑक्सीटोसिन भी देंगे, कॉन्ट्रैक्शन भी करेंगे, अगर सेपरेट हो गया है तो बस अम्बिलिकल कॉर्ड को बाहर निकालना है। सुप्राप्यूबिक मसाज नहीं करेंगे, यूट्रस का मसाजिंग भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया, सुप्राप्यूबिक मसाजिंग काम में नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लेबर डिस्टोकिया, क्या कॉज कर रहे हैं, लेबर डिस्टोकिया कॉज कर रहे हैं, एक्सेप्ट मतलब सारी चीजें एबनॉर्मल लेबर कॉज कर रही है, केवल एक चीज को छोड़ के, मतलब एक नॉर्मल लेबर कॉज कर रहा है। तो नॉर्मल लेबर कौन सी चीज कॉज कर रही है, वही इसका आंसर जो है वो रहेगा। तो देखो लेबर डिस्टोकिया कॉज कर रहे हैं और फिर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो एक्सेप्ट का मतलब ये हो गया कि जो लेबर डिस्टोकिया कॉज नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल यूटोकिया कॉज कर रहा है, वो चीज कौन सी है। ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, 6 ऑप्शन है आपके पास, आपका आंसर रेडी रखिए। हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में लेबर डिस्टोकिया होगा। देखो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, बहुत सारे बोल रहे होंगे कि हेड की साइज बड़ी हो जाना, नहीं, हेड की साइज बड़ी होना हाइड्रोसेफेलस नहीं होता है, हेड की साइज बड़ी होना मैक्रोसेफेली होता है। तो हाइड्रोसेफेलस में CSF का कलेक्शन होता है ब्रेन के अंदर, हाइड्रो मीन्स वाटर और सेफेलॉन का मतलब क्या हो गया, ब्रेन। तो वाटर इन ब्रेन, ब्रेन में CSF का कलेक्शन ज़्यादा होना, उसका क्या इम्पैक्ट आता है कि हेड की साइज बढ़ जाती है, मैक्रोसेफेली हो जाती है। तो हाइड्रोसेफेलस की वजह से मैक्रोसेफेली होती है। क्लियर है, हाइड्रोसेफेलस का मतलब हेड की साइज बढ़ना नहीं है, वो उसका एक साइन सिम्टम में आता है कि एनलार्ज हेड होता है, लेकिन हाइड्रोसेफेलस की डेफिनेशन क्या है, CSF का कलेक्शन ज़्यादा होना, और ये CSF बढ़ता है, इसी कंडीशन को अपन हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, वाटर इन ब्रेन। जो पीडियाट्रिक में नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के अंदर हम डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस, कंजेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, VA शंटिंग, VP शंटिंग हाइड्रोसेफेलस के लिए काम में लेते हैं। क्रैक्ड पॉट साउंड, मैकवेंस साइन, सनसेट आइज, हाई पिच क्राई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, हाइड्रोसेफेलस वाले बच्चे की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। जिधर की तरफ शंट डाला हुआ है उसके अपोजिट पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देखो शंट राइट में है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, शंट लेफ्ट में है तो राइट लेटरल पोजीशन देंगे, सेम साइड कभी भी पोजीशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइड्रोसेफेलस से रिलेटेड आते हैं।
तो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में लेबर डिस्टोकिया होगा, बिल्कुल इसमें लेबर डिस्टोकिया होगा। ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, फेस प्रेजेंटेशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? सर ये भी एबनॉर्मल है। फेस प्रेजेंटेशन भी कैसा है? फेस प्रेजेंटेशन एबनॉर्मल है, नॉर्मल होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो ये भी लेबर डिस्टोकिया है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, ये भी लेबर डिस्टोकिया कॉज करेगी। ओवेरियन मास, ओवेरी में कोई मास है, ये भी कॉज करेगा। शोल्डर डिस्टोकिया, ये भी कॉज करेगा। तो फिर नॉर्मल लेबर, ये जो सारी चीजें हैं, हाइड्रोसेफेलस, फेस प्रेजेंटेशन, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ओवेरियन मास, शोल्डर डिस्टोकिया, ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें लेबर डिस्टोकिया एबनॉर्मल लेबर में आती है। तो नॉर्मल में कौन सा आता है? वन एंड ओनली ऑक्सीपिटो एंटीरियर इज नॉर्मल लेबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है, दिस वन, ऑक्सीपिटल रीजन सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस इसकी तरफ ऑक्सीपिटल रीजन है, ये नॉर्मल लेबर के अंदर आता है, ये नॉर्मल है। बाकी सारी चीजें कैसी है? एबनॉर्मल। तो इसने यही पूछा एक्सेप्ट करके कि 5 तो नॉर्मल है, सॉरी 5 तो एबनॉर्मल है, एक नॉर्मल वाला कौन सा है वही सेलेक्ट करना है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट वन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोकिया। शोल्डर डिस्टोकिया का मैनेजमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। शोल्डर डिस्टोकिया के मैनेजमेंट में 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 मैनेजमेंट शोल्डर डिस्टोकिया के करते हैं, 1 मैनेजमेंट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट पूछा है। तो वो कौन सा मैनेजमेंट है इन 5 में से? वो कौन सा मैनेजमेंट है जो शोल्डर डिस्टोकिया के लिए नहीं करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक्सेप्ट करके पूछा है, मतलब 4 तो शोल्डर डिस्टोकिया के लिए काम में लेते हैं, बाकी 1 शोल्डर डिस्टोकिया के लिए काम में नहीं लेते हैं। पहला लिखा हुआ है मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर शार्पली फ्लेक्स मैटरनल थाइस, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में मैं। मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर टॉपिक ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप पढ़ा था, वो ग्रिप पढ़ाने के बाद में ही मैंने ये पढ़ाए थे। रूबिन्स मैन्यूवियर, वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर, मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवियर, ठीक है, रिड जेम्स मैन्यूवियर, ये सारे उसी लेक्चर के अंदर यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखे हैं। उसके अंदर ये सारे मैंने विद डायग्राम आपको बताए थे कि ये क्या होते हैं। तो शोल्डर डिस्टोकिया क्या होता है? एंटीरियर शोल्डर का डिलीवर नहीं हो पाना है डिलीवरी के बाद, दैट इज शोल्डर डिस्टोकिया। तो उसके मैनेजमेंट में, शोल्डर डिस्टोकिया के मैनेजमेंट में मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर काम में लेते हैं, ये सर काम में लेते हैं। उसमें आपने बताया था कि मदर की जो घुटना है उसको फ्लेक्स करते हैं, थाई एब्डोमेन की तरफ लाते हैं, और फिर एग्जामिनर अपने हाथ से सुप्रा प्यूबिक रीजन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, इसी को मैक रॉबर्ट मैन्यूवियर बोलते हैं। इमेज के साथ बताया था मैंने आपको। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? कट एपिसियोटोमी इफ नीडेड फॉर मोर रूम, अगर एक्स्ट्रा और स्पेस की जरूरत है तो एपिसियोटोमी भी करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है। एपिसियोटोमी के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा कौन सा है? फंडल प्रेशर अप्लाई करेंगे, फंडस वाले अपर पार्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तीसरा ये है। चौथा क्या है? वुड स्क्रू मैन्यूवियर, ये भी हमने पढ़ा था। वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि फिंगर इंसर्ट करते हैं, शोल्डर को रोटेट करते हैं, फिर डिलीवरी करवाते हैं, इसको वुड कॉर्क स्क्रू मैन्यूवियर बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर आर्म, और पोस्टीरियर आर्म की क्या करवाएंगे? डिलीवरी करवाएंगे। पोस्टीरियर आर्म डिलीवर करने के बाद रूबिन्स मैन्यूवियर, उसमें पोस्टीरियर आर्म की डिलीवरी जो है वो करवाते हैं। तो देखो, शोल्डर डिस्टोकिया के लिए मैक रॉबर्ट यूज करते हैं, शोल्डर डिस्टोकिया के लिए एपिसियोटोमी भी करेंगे जरूरत है तो, ये भी करते हैं। शोल्डर डिस्टोकिया के लिए वुड कॉर्क स्क्रू मेथड भी काम में लेते हैं, और शोल्डर डिस्टोकिया में पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर करवाते हैं। ये चारों तो करते हैं। एक्सेप्ट पूछा है तो क्या नहीं करेंगे? सर फंडल प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर, यानी फंडल प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों को फॉलो करेंगे, बाकी सारा मैनेजमेंट करेंगे। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ शोल्डर डिस्टोकिया। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आज का अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए फ्यू आवर्स इन लेबर इंडक्शन, लेबर इंडक्शन का कुछ ही टाइम हुआ है, सीटीसी कार्डियोटोमोग्राफी शोज ए लेट डीएसेलरेशन। देखो फिर से क्वेश्चन कौन सा आ गया? लेट डीएसेलरेशन का क्वेश्चन है। आफ्टर एपिसोड ऑफ फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है? लेट डीएसेलरेशन हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन और लेट डीएसेलरेशन से रिलेटेड पढ़ा था हमने, व्हील चॉक, अभी तो ताजा ताजा याद ही होगा आपको। द मोस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन ऑफ डीएसेलरेशन, तो इस लेट डीएसेलरेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी डीएसेलरेशन क्या होता है, ये सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है। मैटरनल पोजीशन ऑन लेफ्ट लेटरल साइड, मदर की पोजीशन लेफ्ट लेटरल आएगा। यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन फ्रॉम सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट, कंप्रेशन ऑफ द फीटल हेड मीडिएटेड बाय वेगस नर्व, और अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन। इनमें से क्या ऑप्शन रहेंगे? तो देखो अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन, ये तो
वेरिएबल डीएसेलरेशन होता है। कौन सा होता है ये? वेरिएबल डीएसेलरेशन होता है। अभी पढ़ा था हमने v के साथ c पढ़ा था, तो c क्या था? कॉर्ड कंप्रेशन था, और v क्या था? वेरिएबल। तो इसको तो हटा दो। कंप्रेशन ऑफ द फीटल हेड, दिस इज अर्ली डीएसेलरेशन। ये किसका पढ़ा था हमने? अर्ली डीएसेलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये अर्ली डीएसेलरेशन हो गया। अर्ली वाला भी हटा दो। यहाँ पे किसका आ रहा है? हेड कंप्रेशन आ रहा है। ई और एच साथ में लिखा था। ई का मतलब अर्ली डीएसेलरेशन, एच का मतलब हेड कंप्रेशन, इसको भी हटाओ। यूटेराइन हाइपरस्टिमुलेशन फ्रॉम सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट। सर्वाइकल राइपनिंग एजेंट का मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होना, यूट्रस का हाइपरस्टिमुलेशन होना, ये कंडीशन हो गया। और मैटरनल पोजीशन ऑन लेफ्ट लेटरल साइड, मदर का लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो सबसे बेस्ट होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही एडवाइस करते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या हो गया? लेबर इंड्यूस किया है और उसमें लेट डीएसेलरेशन दिखाई दे रहा है। अर्ली, उसके बाद पढ़ा था लेट डीएसेलरेशन। तो लेट डीएसेलरेशन में क्या पढ़ा था? यूटेरो प्लेसेंटल, या तो यूट्रस की प्रॉब्लम है या प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है। तो देखो प्रॉब्लम किसमें हो रही है, ये लिखा हुआ है यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है। स्टिमुलेशन नहीं, हाइपर स्टिमुलेशन। नॉर्मल है एबनॉर्मल? सर हाइपर स्टिमुलेशन तो एबनॉर्मल है। तो हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा है किसकी वजह से? ये जो मेडिकेशन दिया उसकी वजह से। और हाइपर स्टिमुलेशन मतलब प्रॉब्लम किसमें हो रही है? यूट्रस में। और यूट्रस और प्लेसेंटा की प्रॉब्लम ही क्या कहलाती है सर? लेट डीएसेलरेशन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन। देखो मतलब वही है व्हील चॉप वाला ही, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, लिखने का तरीका अलग कर दिया। आप इसमें ढूंढ रहे हो सर यूट्रस प्लेसेंटा की प्रॉब्लम कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? डायरेक्टली ढूंढते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। देखो यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, ये अपने आप में यूट्रस की एबनॉर्मल कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? लेट डीएसेलरेशन। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ किस टाइप से अटेम्प्ट करने हैं, क्या हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं और कैसे इंप्लीमेंटेशन इसका हो रहा है। अभी तक आपने कंक्लूजन निकाला हो, जितने भी क्वेश्चन अपन ने 75 पहले क्वेश्चन किए और अभी आज के जो है ये लगभग 22 क्वेश्चन ये हो गए। इन सब में कंक्लूजन वही निकल रहा है, जो थ्योरी पढ़ा था सर वैसे ही क्वेश्चन है, बस इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो हमको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और हम प्रैक्टिस आपके साथ में कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आपको याद है तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है 26 ईयर ओल्ड फीमेल, 26 साल की फीमेल है, ग्रेविडा 2 है, फिर 1+0 लिखा हुआ है, एक लाइव बेबी है और एक उसकी क्या है? अबॉर्शन है। ये कंडीशन कौन सी है? अबॉर्शन की। देखो ग्रेविडा कितना है इसका? सर ग्रेविडा 2 है, यानी कि एक पहले डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है? और इस कंडीशन में 1+0 वाली कंडीशन लिखा हुआ है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है? 41 वीक जेस्टेशन, 41 वीक का जेस्टेशन है। ग्रेविडा 2 41 वीक जेस्टेशन, कम्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। 41 वीक की प्रेगनेंसी हो गया है, मतलब 41 वीक की बात कर रहे हैं। तो ये टर्म कंडीशन है, पोस्ट टर्म है? सर अभी भी टर्म कंडीशन ही है, पोस्ट टर्म नहीं बोलना है। पोस्ट टर्म तो 42 वीक के बाद होगा, अभी कितना हुआ है? 41 वीक ही हुआ है, तो अभी भी सर टर्म कंडीशन ही है। 41 वीक जेस्टेशन, कम्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, किसके लिए आई हुई है? लेबर इंडक्शन के लिए फीमेल जो है वो आई हुई है, लेबर इंडक्शन करना है। सर्वाइकल एग्जामिनेशन शोज 1 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विक्स, ठीक है? अब पॉइंट समझना है आपको, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखो एक कंडीशन क्या लिखी हुई है? सर्विक्स डायलेटेड है, कितना? 1 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स 1 सेंटीमीटर डायलेशन है। इसमें आपसे बिशप स्कोरिंग के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा है? बिशप स्कोरिंग। तो कैलकुलेट करना है कि बिशप स्कोर कितना होगा। और बिशप स्कोरिंग पूरा डिटेल में पढ़ा था हमने कि मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर, इसको असेस करने के लिए बिशप स्कोरिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। टू असेस मैटरनल रेडीनेस फॉर लेबर। फिर बिशप स्कोरिंग में 5 पैरामीटर असेस करते हैं, 4 पैरामीटर सर्विक्स से रिलेटेड है और 1 पैरामीटर जो है वो किससे रिलेटेड हो गया? एक पैरामीटर जो है वो किससे रिलेटेड आता है? स्टेशन से रिलेटेड आता है। बिशप स्कोरिंग के बाद मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग क्या होता है, किस किस का असेसमेंट करते हैं, कितना स्कोरिंग मैटरनल रेडीनेस को इंडिकेट करता है और कौन सा स्कोरिंग जो है वो मैटरनल रेडीनेस को इंडिकेट नहीं करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके अंदर पहला देखो क्या दे रखा है? सर्विक्स का 1 सेंटीमीटर डायलेशन है। नेक्स्ट इसके बाद में क्या दे रखा है? सर्विक्स फर्म फील हो रही है। कैसा फील हो रहा है? फर्म सर्विक्स फील हो रहा है, तो सर्विक्स इज फर्म। तीसरा इसके बाद लिख रखा है, दूसरा अपने पास हो गया फर्म सर्विक्स। तीसरा इसके बाद क्या है? सर्विक्स जो है वो एंटीरियर है। कैसी है? एंटीरियर सर्विक्स।
इफेसमेंट कितना हुआ है, 50% इफेसमेंट हुआ है। ये पॉइंट्स 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट है, इसी से अपना कैलकुलेशन होगा किसके बारे में, इन सब पॉइंट से अपना कैलकुलेशन होगा बिशप स्कोरिंग के बारे में। तो देखो 1 सेंटीमीटर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, एक पॉइंट तो ये हो गया, सर्विक्स कैसा फील हो रहा है, फर्म। एक हो रहा है एंटीरियर सर्विक्स, एक आ रहा है 50% इफेसमेंट, और स्टेशन कौन सा है सर, स्टेशन -2 है। स्टेशन कौन सा है, -2। ये 5 पैरामीटर हो गया। बिशप स्कोरिंग के 5 पैरामीटर कौन से पढ़े थे, सर्वाइकल डायलेशन पढ़ा था, तो इसमें सर्विक्स का डायलेशन कितना दे रखा है सर, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा पैरामीटर हमने क्या पढ़ा था, इफेसमेंट पढ़ा था सर, इफेसमेंट कितना % दे रखा है, 50% दे रखा है। तीसरा हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में फर्म है तो कितना मार्किंग करेंगे, मीडियम है तो कितना मार्किंग करेंगे, सॉफ्ट है तो कितना मार्किंग करेंगे, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये देखो फर्म सर्विक्स है, ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड आ गया। पोजीशन ऑफ सर्विक्स चौथा पैरामीटर हमने पढ़ा था, ये पोजीशन से एंटीरियर आ गया, हमने पढ़ा था पोस्टीरियर है, मिड पोजीशन है और एंटीरियर पोजीशन है। तो लास्ट पांचवा कौन सा आ रहा है, स्टेशन के बारे में। ये पांचों पैरामीटर हमने पढ़े थे। फिर बिशप स्कोरिंग मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं सर, 0 होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं सर, 3 होते हैं बिशप स्कोरिंग में। टोटल स्कोर की अपन बात करते हैं तो 0 से लेकर के 13 का होता है, और हमने पढ़ा था कि 0 से 5 तक का स्कोर है तो लेबर को इंड्यूस नहीं करेंगे, और 6 और उससे ज़्यादा का स्कोर है तो लेबर को इंड्यूस करते हैं। ये बिशप स्कोरिंग हमने पढ़ा था। मॉडिफाइड बिशप स्कोरिंग में इफेसमेंट को हटा के लेंथ लिया है, ये सारा हमने डिस्कस किया था। देखो ये चीज़ें दे रखी है। अब आपको पता है कि कौन से पैरामीटर के अंदर कितना बिशप स्कोरिंग का मार्किंग करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके लिए पूरा बिशप स्कोर आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही पीडीएफ में अबगार स्कोरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैलकुलेट करो कि बच्चे का अबगार स्कोरिंग कितना है। जिस तरह से इसमें बिशप स्कोरिंग है वैसे पीडीएफ में अबगार स्कोरिंग के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। ये पैरामीटर सर्विक्स का डायलेशन 1 सेंटीमीटर, तो मैंने आपको बताया था अगर सर्विक्स का कोई डायलेशन नहीं होता है तो 0 मार्किंग करते हैं। फिर आपको बताया था 1 से 2 सेंटीमीटर डायलेशन होता है तो 1 मार्किंग करते हैं। यहाँ कितना डायलेशन है सर्विक्स का सर, 1 सेंटीमीटर है। बिशप स्कोरिंग में कितना मार्किंग करेंगे, 1 मार्किंग करेंगे। 3 से 4 सेंटीमीटर है तो 2 मार्किंग करते हैं। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो 3 मार्किंग करते हैं। ये हमने पढ़ा था सर्वाइकल डायलेशन। क्लियर है, 1 मार्किंग इसका हो गया 1 सेंटीमीटर का। दूसरा पैरामीटर अपन ने क्या पढ़ा था, इफेसमेंट पढ़ा था। इफेसमेंट में याद करो 0 से 30% 0 मार्किंग करते हैं बिशप स्कोरिंग के अंदर। 40 से 50% 2 मार्किंग करते हैं। 40 से 50%, ये 50% दिया हुआ है। बिशप स्कोरिंग में कितना मार्किंग करते हैं सर, 2 मार्किंग करते हैं, आपने बताया था। फिर 60 से 70% में 0 से 30% पे कितना, 0 मार्किंग। 40 से 50 पर 1 मार्किंग, सॉरी कितना मार्किंग करेंगे, 1 मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 मार्किंग आएगा। 60 से 70% पर 2 मार्किंग होता है, और 80% और उससे ज़्यादा होता है तो 3 मार्किंग करते हैं। ये अपन ने इफेसमेंट पढ़ा था। यहाँ 50% इफेसमेंट दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो बिशप स्कोरिंग में कितना मार्किंग, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अगला पैरामीटर हमने कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स पढ़ा था। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में आपको याद हो तो फर्म सर्विक्स है तो 0 मार्किंग, फिर मीडियन सर्विक्स है तो 1 मार्किंग करते हैं, और फर्म सर्विक्स है तो 0 मार्किंग करते हैं, मीडियम सर्विक्स है तो 1 मार्किंग करते हैं, और सॉफ्ट सर्विक्स है तो 2 मार्किंग करते हैं। 0, 1, 2। और मैंने ये बोला था कि कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में 3 मार्किंग जो है वो नहीं होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स में 0, 1, 2 बस यही मार्किंग होती है। यहाँ क्या दिया हुआ है, फर्म सर्विक्स दिया हुआ है। फर्म सर्विक्स दिया हुआ है तो बिशप स्कोरिंग में कितना मार्किंग करेंगे सर, 0 मार्किंग करेंगे। मीडियम होती है तो 1 करते हैं, और सॉफ्ट होती है तो 2 मार्किंग करते हैं। चूंकि यहाँ पर फॉर्म है 0 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद पोजीशन ऑफ सर्विक्स अपन ने पढ़ा था। पोजीशन ऑफ सर्विक्स में पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ सर्विक्स है तो 0 मार्किंग करते हैं, मिड पोजीशन ऑफ सर्विक्स है तो 1 मार्किंग करते हैं, और एंटीरियर पोजीशन ऑफ सर्विक्स है तो कितना, 2 मार्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंटीरियर पोजीशन ऑफ सर्विक्स। एंटीरियर है मतलब पोस्टीरियर में 0, मिडिल पोजीशन के अंदर 1, और एंटीरियर में 2। तो इस एंटीरियर पोजीशन ऑफ सर्विक्स में कितना मार्किंग करेंगे, 2 मार्किंग करेंगे। क्लियर है, 4 पैरामीटर ये हो गए। लास्ट 5वां स्टेशन कौन सा दिया हुआ, -2। अब याद करो स्टेशन हमने लिखा था -3। स्टेशन -3 कितना मार्किंग करते हैं, 0 मार्किंग करते हैं। स्टेशन -2 कितना मार्किंग करते हैं, 1 मार्किंग करते हैं। स्टेशन -1 एंड 0, और ये मैंने बोला था दोनों ही याद रखना है। स्टेशन -1 और 0 कितना मार्किंग करते हैं, 2 मार्किंग करते हैं, और प्लस वाले स्टेशन के लिए कितना मार्किंग करते हैं, 3 मार्किंग करते हैं। ये सारा हमने डिस्कस किया था बिशप स्कोरिंग के बारे में। तो देखो ये 5 पॉइंट के हिसाब से ये अपना 1-1 का स्कोर आ गया। 5 को ऐड करते हैं अपन,
डायलेशन ऑफ सर्विक्स में 1 मार्किंग ये हो गया, 1 मार्किंग ये हो गया। उसके बाद में सर्विक्स की कंसिस्टेंसी की बात करें तो 0 मार्किंग हो गया क्योंकि फॉर्म सर्विक्स है। एंटीरियर सर्विक्स है तो ये 2 मार्किंग हो गया, पोजीशन ऑफ सर्विक्स। इसके बाद में 50% इफेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं तो 50% इफेसमेंट लिखा हुआ है, कितना मार्किंग हो गया, 1 मार्किंग ये हो गया इसके बाद। और लास्ट वन वापस स्टेशन की बात करें तो 1 मार्किंग ये हो गया। तो ये टोटल ऐड करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसमें कहीं दिख रहा है ऑप्शन के अंदर 5? यस सर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज 5। इसका टोटल बिशप स्कोर जो है वो कितना है, 5 हो रहा है। देखो 5, एक तो ये हो गया डायलेशन ऑफ सर्विक्स का, फॉर्म सर्विक्स है तो 0, इसके लिए कोई मार्किंग नहीं है। एंटीरियर है तो 2 मार्किंग हो गया। उसके बाद 50% डिफेसमेंट का 1 और स्टेशन -2 का 1, तो 1 2 3 4 और 1 5, टोटल कितना मार्किंग हो गया, 5 मार्किंग जो है वो हो गया। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, याद है तो उसके हिसाब से इस टाइप से अपन बिशप स्कोरिंग को कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ बिशप स्कोर। जो पैरामीटर हमको दिए गए उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। टोटल आज के 25 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। इसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, 5 मिनट और। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आज का जो अपना 24 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हेन प्रिपेयरिंग टू लिसन टू द फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट सुनना है, कितने वीक की प्रेगनेंसी है, 12 वीक की प्रेगनेंसी है। द नर्स वुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसके लिए नर्स क्या यूज करेगी। देखो 12 वीक की प्रेगनेंसी है, मतलब कौन से ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, अप टू 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर। किसको सुनना है, फीटल हार्ट रेट को सुनना है। ऑप्शन पहला है डॉपलर प्लेस्ड मिड लाइन एट द सुप्राप्यूबिक रीजन। डॉपलर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहाँ प्लेस करेंगे, सुप्राप्यूबिक रीजन पर प्लेस करेंगे। सुप्राप्यूबिक रीजन लोअर पार्ट की तरफ अपन बात कर रहे हैं, पहला तो ये। दूसरा इसके बाद स्टेथोस्कोप प्लेस्ड मिड लाइन एट द अम्लाइकस। स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट होगा अम्लिकस पर, दूसरा ऑप्शन ये है। इसके बाद लास्ट में तीसरा है इसके बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर प्लेस्ड एट द अम्लाइकस। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर अम्लाइकस रीजन पर प्लेस करेंगे। और लास्ट चौथा है फीटोस्कोप प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द अम्लाइकस एंड द जीफॉइड प्रोसेस। फीटोस्कोप का प्लेसमेंट होगा कहाँ पर, अम्लिकस और जीफॉइड प्रोसेस के बीच में होगा। तो देखो अब साइट के हिसाब से इसका आंसर आपको निकालना है। पहली बात तो कितने वीक की प्रेगनेंसी है, 12 वीक की प्रेगनेंसी है। 12 वीक पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। और 12 वीक पर मैंने आपको बोला था फंडस कहाँ पर होता है, 12 वीक की प्रेगनेंसी पर फंडस एट सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। कहाँ पर होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पर होता है। क्लियर है? देखो थ्योरी में से अपन सार निकाल रहे हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो थ्योरी पढ़ा ना उसी में से निकाल रहे हैं अपन, अपने काम की चीजें क्या क्या है वो अपन ड्रॉबैक कर रहे हैं। तो देखो फंडस 12 वीक पर हमने पढ़ा था सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पर होता है। फिर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि फीटल हार्ट रेट को सुनेंगे फीटोस्कोप या पिनार्ड स्टेथोस्कोप की सहायता से। कितने वीक पर, वो 20 वीक पर जाके होता है, अगर आपको याद हो तो। कि फीटोस्कोप की सहायता से, जिसको अपन ने लिखा था नॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सहायता से ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट, वो 20 वीक पर ऑस्कल्टेट करते हैं, ये हमने पढ़ा था। और डॉपलर इंस्ट्रूमेंट का पढ़ा था हमने 10 वीक पर फीटल हार्ट रेट को सुन सकते हैं। ये डॉपलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने लिखा था। डॉपलर इंस्ट्रूमेंट कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिलहाल देखो प्रेगनेंसी कितना है, 12 वीक की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करेंगे। किस ट्राइमेस्टर की बात करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो अब आपका आंसर आपने रेडी कर लिया होगा, इतना सारा हिंट मैंने दे दिया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेथोस्कोप प्लेस मिड लाइन एट द अम्लाइकस। अभी तक तो फंडस ही सिम्फाइसिस प्यूबिस पर पहुंचा है, अम्लाइकस तक की तो बात होगी नहीं, हटाओ इसको। और स्टेथोस्कोप इतना जल्दी यूज करते ही नहीं है, इसको हटा देंगे अपन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर प्लेस्ड एट द अम्लाइकल। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर तो काम में ले सकते हैं, लेकिन कहाँ प्लेस करें, अम्लाइकल पर। नहीं सर, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी प्रेगनेंसी 12 वीक पर है, अभी अम्लाइकस पर नहीं पहुंचेगा, इसको भी हटाओ। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन क्या है, फीटोस्कोप यूज कर रहे हैं। फीटोस्कोप यहाँ यूज करते नहीं, और वो भी अम्लाइकल और जीफॉइड प्रोसेस के ऊपर, और भी अम्लाइकस से भी ऊपर, ये भी आंसर नहीं होगा। तो फिर राइट आंसर अपना क्या है, डॉपलर प्लेस्ड मिडलाइन एट द सुप्राप्यूबिक रीजन। देखो डॉपलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो गया, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हिसाब से बिल्कुल सही है, और सुप्राप्यूबिक रीजन ये भी बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है 12 वीक के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखो इस हिसाब से अपन को फाइनल आंसर की तरफ पहुंचना पड़ता है। जो सारा पड़ा हुआ है उसमें से सार निकाल के इस टाइप से आंसर कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? लास्ट आज का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, when measuring a client fundal height, किसका असेसमेंट करें? फंडल हाइट का असेसमेंट करें. Which of the following technique denotes the correct method of measurement used by the nurse? किसका असेसमेंट कर रहे हैं? फंडल हाइट का असेसमेंट कर रहे हैं. फंडल हाइट को मैकडोनाल्ड रूल भी लिखा था अपन ने. क्या बोलते हैं इसको? मैकडोनाल्ड रूल भी बोलते हैं. फंडल हाइट, इसी को मैकडोनाल्ड रूल बोलते हैं. तो फंडल हाइट का असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या करेंगे? सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडस का मेजरमेंट करेंगे. सिम्फाइजल फंडल हाइट ये अपन ने सारा जो है वो डिस्कस किया था जब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा था. तो इसके अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडस का मेजरमेंट होगा. सिम्फाइसिस प्यूबिस से जिफॉइड प्रोसेस का मेजरमेंट होगा. फ्रॉम द जिफॉइड प्रोसेस टू द अम्लाइकस, जिफॉइड प्रोसेस से अम्लाइकल का मेजरमेंट करेंगे, या फ्रॉम द फंडस टू द अम्लाइकस, फंडस से अम्लाइकस का मेजरमेंट करेंगे. तो इसमें से सिंपल सा फंडल हाइट के बारे में अपन ने पढ़ा था. SFS अगर आपको याद हो, सिम्फाइजल फंडल हाइट कहाँ से मेजर करते हैं सर? सिम्फाइसिस प्यूबिस से मेजर करते हैं. मदर इज इन सुपाइन पोजीशन. सिम्फाइसिस प्यूबिस से किसकी दूरी को नोट करते हैं सर? फंडस की दूरी को नोट करते हैं. इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाती है? सिम्फाइजल फंडल हाइट कहलाता है. तो ये 4 ऑप्शन के हिसाब से पहला राइट आंसर है. यही डेफिनेशन है फंडल हाइट का. इसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस से फंडस के बीच की दूरी जो है वो मेजर करेंगे. यही कहलाता है सिम्फाइजियल फंडल हाइट.